यामिनी की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आने को हो रही थी कि तभी वहां एक डॉक्टर आए। उसने यज्ञ को देखा तो यज्ञ का हाथ पकड़कर कहा, मिस्टर दीवान छोड़ दीजिए, यह मर जाएगी। वह डॉक्टर यामिनी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यज्ञ ने यामिनी पर अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। उसने यामिनी को नहीं छोड़ा। यामिनी का बहस करना यज्ञ को पसंद नहीं आया। थोड़ी देर में वहां स्टाफ के और मेंबर भी आ गए और उन्होंने मिलकर यज्ञ को यामिनी से दूर किया। यज्ञ ने सुलगती हुई आंखों से यामिनी को देखा और फिर हॉस्पिटल से बाहर चला गया। यामिनी अपने गले को पकड़कर खांस रही थी। यामिनी को यकीन नहीं था कि उसने जिससे प्यार किया है वह इंसान नहीं जल्लाद है। आज तो यज्ञ ने यामिनी को सच में अपना असली रूप दिखा दिया था। यज्ञ गुस्से में दीवान महल आ गया। यज्ञ अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ा था और गुस्से में खुद से ही बोल रहा था, दो कौड़ी की लड़की नहीं है और मेरे सामने जुबान चलाती है। मैं नहीं होता तो उसके बच्चे को कोई नहीं बचा सकता था, लेकिन मेरा एहसान मानने की जगह मुझसे बहस कर रही है। यज्ञ ने फिर गुस्से में एक वास उठाया और मिरर में दे मारा और फिर टूटे हुए कांच को देखकर कहा, यामिनी, तुमने मुझे जवाब देकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसके लिए हर्जाना देना पड़ेगा। तुम्हारी जो ये जुबान मेरे सामने चलती है, इसे तो मैं काट कर फेंक दूंगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यामिनी का रो रोकर बुरा हाल था। यामिनी को सच में खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने यज्ञ जैसे लड़के को प्यार किया और इतना प्यार किया कि अपनी इज्जत की परवाह भी नहीं की। एक तो पहले ही उसका बच्चा अस्पताल के बेड पर था, दूसरा यज्ञ ने यामिनी के साथ जो बिहेव किया उसकी वजह से यामिनी ने पूरी तरीके से यज्ञ को अपने दिल से निकाल दिया था। दूसरी तरफ धनंजय अपने कमरे में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। धनंजय के एक हाथ में ड्रिंक थी और एक हाथ लैपटॉप पर चल रहा था। धनंजय को थोड़ा थकावट महसूस हुई तो उसने ड्रिंक के गिलास को टेबल पर रख दिया और चेयर पर लीन होते हुए पीछे की तरफ लेट गया। धनंजय अपनी चेयर पर ही आराम कर रहा था और तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, दीवान साहब आंखें खोलिए। धनंजय ने आंखें खोली तो उसके सामने धरा खड़ी थी। धरा के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिसे देखकर धनंजय ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। धनंजय ने अपनी चेयर घुमाए और दांत पीसते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, कपड़े पहन कर आओ। इस पर धरा नम आंखों से बोली, क्या हुआ दीवान साहब, मुझे ऐसे नहीं देख सकते। एक बार देखे तो मेरे साथ मिस्टर शेख ने क्या किया है। मिस्टर शेख ने मुझे नोच डाला। हिम्मत करके अपनी चेयर घुमाए दीवान साहब और देखिए मुझे क्या किया है मिस्टर शेख ने मेरे साथ। क्या हुआ है मेरे साथ ग्रीन क्लब में? मैंने ऐसा आपसे क्या मांग लिया जो आपने मेरी इज्जत की परवाह भी नहीं की? लहनेर के लिए ही सही, लेकिन मैं आपकी पत्नी थी। अपनी ही पत्नी को अपने मिस्टर शेख के पास भेज दिया। धनंजय ने चेयर नहीं घुमाई, वह अब भी पलट कर ही बैठा था। धनंजय के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे धरा नम आंखों से बोल रही थी वैसे वैसे धनंजय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। धरा ने फिर कहा, मुंह घूमने से सच्चाई पलट नहीं जाएगी। आपको हिम्मत करके मुझे देखना ही होगा। देखिए जरा उसने मेरे साथ क्या किया। मेरे साथ वह भेड़िया बन गया। मुझे तो अभी इस बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। मैं रोती रही लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसने मुझे बुरे तरीके से खाया। देखिए मुझे दीवान साहब, कुर्सी घुमाए दीवान साहब। देखिए मुझे दीवान साहब, कुर्सी घुमाए दीवान साहब। देखिए मुझे। और तभी अचानक धनंजय की आंख खुल गई। धनंजय के चेहरे पर पसीना आया हुआ था। धनंजय कुछ सेकंड के लिए ही सोया था और उन कुछ सेकंड में उसे सपने में धरा दिखाई दी। धनंजय की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। धनंजय को आज तक ऐसा सपना नहीं आया था। धनंजय अपनी चेयर पर खड़ा हुआ, उसने पानी का गिलास लिया और एक ही सांस में पी गया, लेकिन धनंजय की सांस अब भी उखड़ रही थी। धनंजय अपना पसीना पोंछ रहा था, लेकिन उसकी घबराहट कम नहीं हो रही थी। धनंजय को समझ ही नहीं आया कि अचानक उसके साथ हुआ क्या। उसे धारा कैसे दिखाई दे सकती है। अचानक ही धनंजय ने अपना फोन लिया और टाइगर को कॉल किया, लेकिन टाइगर ने फोन रिसीव नहीं किया। धनंजय कॉल करता रहा, लेकिन टाइगर ने फोन रिसीव नहीं किया। धनंजय का दिमाग खराब होने लगा।
धनंजय ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और ड्रॉ में से गन निकाली और फिर दीवान महल से बाहर चला गया। धनंजय ने गाड़ी ग्रीन क्लब के बाहर रोक। कहीं ना कहीं धनंजय को धरा की फिक्र हो रही थी। धनंजय ग्रीन क्लब में धरा को ढूंढ रहा था और कंटिन्यू टाइगर को कॉल कर रहा था, लेकिन टाइगर ने धनंजय का फोन रिसीव नहीं किया। ग्रीन क्लब के एक कमरे में एक लड़की जमीन पर बैठी हुई थी और उसके सामने दो लड़के खड़े होकर हंस रहे थे। वह लड़की हाथ जोड़कर बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। उनमें से एक लड़का गंदी हंसी हंसते हुए बोला, अंडरस्को कैसे जाओगी बताओ, जा पाओगे यहाँ से? वह लड़की हाथ जोड़कर बोली, अंडरस्को प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वह लड़की लगातार रो रही थी और उन लड़के के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उन लड़कों को उस लड़की पर तरस नहीं आ रहा था। उस लड़की की उम्र मुश्किल से 20-21 साल की होगी, दिखने में बाल की खूबसूरत थी। उसकी गहरी काली आंखें जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी, रंग तो लाल था रोने की वजह से और ज्यादा लाल हो गई थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी जैसे धरती पर साक्षात कोई अप्सरा उतर गई हो। वह लड़की लगातार रो रही थी और उन लड़कों से हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, लेकिन उन लड़कों को उस लड़की पर तरस नहीं आया। उनमें से एक लड़का आगे आया और उसे लड़की का दुपट्टा पकड़ कर बोला, अंडरस्को तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगी तो तुम्हें भी मजा आएगा, लेकिन अगर ऐसे रोगी, गिड़गिड़ाओगी, हाथ पैर मरोगी तो तुम्हें ही तकलीफ होगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम तो फिर भी अपनी जरूरत पूरी कर ही लेंगे। इस पर वह लड़की और ज्यादा रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, अंडरस्को प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तभी उनमें से दूसरा लड़का पंजों के बल बैठा और उसका चेहरा पकड़कर बोला, अंडरस्को हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, तुम्हें भी मजा आएगा। दूसरे लड़के ने उस लड़की का दुपट्टा उसके बदन से अलग कर दिया और उस लड़की की चीख निकल गई। वह लड़की अपने दोनों हाथों से अपना बचाव करने लगी तो एक लड़के ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और दूसरे लड़के को देखकर बोला, चल पहले तू शुरू कर। दूसरा लड़का उस लड़की के नजदीक जाता उससे पहले ही पीछे से एक गोली चली और उस लड़के को लग गई। कुछ ही सेकंड में वह लड़का फर्श पर पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी से खून आ रहा था। उस लड़के को देखकर उस लड़की की चीख निकल गई। दूसरे लड़के ने आंख उठाकर देखा तो कमरे के गेट के पास धनंजय अपनी रिवॉल्वर लेकर खड़ा था। धनंजय ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और दूसरी गोली दूसरे लड़के को मार दी। उस लड़की ने धनंजय को देखा, धनंजय ने उस लड़की को। धनंजय की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह लड़की तो डर के मारे कुछ नहीं बोली, उसे तो इतना डर लग रहा था कि उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह पड़ा हुआ था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। धनंजय ने उस लड़की को देखकर कहा, अंडरस्को ऐसे जानवरों की ऐसी ही सजा है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वह लड़की फर्श पर खिसकने लगी, जिसे देखकर धनंजय ने खुद से कहा, अंडरस्को ये लड़की इतनी नौटंकी क्यों होती है? अब ये चाहती है कि मैं इसे गोद में उठाकर हीरो की तरह बाहर लेकर आऊं, इडियट। धनंजय वहां से चला गया। धनंजय धरा को ढूंढने उस क्लब में आया था। जब उसने लड़की की चीख सुनी तो वह इस कमरे में आ गया। धनंजय पागलों की तरह धरा को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे धरा कहीं नहीं मिली। धनंजय को पहले ही गुस्सा आ रहा था और अब उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा। ऊपर से टाइगर ने भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। दूसरी तरफ धरा एक कमरे में दो शेख के सामने खड़ी थी। धरा लगातार रो रही थी। धरा खुद को उस छोटी सी ड्रेस में छुपाने की कोशिश कर रही थी। धरा की नज़र फर्श पर गई जहां टाइगर को गोली लगी हुई थी और टाइगर बेहोश फर्श पर पड़ा हुआ था। धरा टाइगर को देखकर और ज्यादा रो रही थी। वह दोनों शेख सोफे पर बैठकर धरा को देख रहे थे। धरा हाथ जोड़ते हुए बोली, अंडरस्को प्लीज मुझे जाने दो, मैंने आपको पार्सल दे दिया, अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसमें से एक शेख ने कहा, अंडरस्को जाने देंगे, लेकिन पहले तुम हमें नाचकर दिखाओ। इस पर दूसरे शेख ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को तुम धनंजय के लिए काम करती हो तो उसकी रातें भी रंगीन करती होगी, वैसे ही हमारी रातें भी रंगीन कर दो,
हम तुम्हें जाने देंगे। धरा की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। डर के मारे वह तो सुन्न हो गई थी। ऊपर से उसकी नजरें बार बार टाइगर पर जा रही थी, जो बेसुध जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी से खून आ रहा था। वो दोनों शेक ड्रिंक कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के लिए पैक बना रहे थे। उन्होंने फिर से धरा को देखकर कहा, अंडस्को, रोने से कुछ नहीं होगा और ना ही गिड़गिड़ाने से। तुम हमें खुश कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। धरा हाथ जोड़कर बोली, अंडस्को, मुझे दीवान साहब ने बस यही कहा था कि मैं आपको ये पार्सल दे दूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, अब आप मुझे जाने दीजिए। तभी उनमें से एक शेख अपनी ड्रिंक का गिलास लेकर खड़ा हुआ और धरा के पास आकर बोला, अंडस्को, देखो, जबरदस्ती करना हमारे स्टाइल नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर ही लेनी चाहिए। तुम जैसी हसीन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे पास कुछ ही सेकंड है। सोचो, तुम हमारे साथ खुशी खुशी वक्त बिताना चाहती हो या हम जबरदस्ती पर उतर आए। धरा ने आज एक ही रात में न जाने क्या क्या सुन लिया था। उसने पहले धनंजय की कड़वी बातें सुनी और अब वह दो राक्षसों के सामने खड़ी थी जो उसकी धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। धरा फिर से हाथ जोड़कर नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इस पर एक शेख धरा के ऊपर ड्रिंक फेंकते हुए बोला, अंडस्को, तुम्हें सुनाई कम देता है? तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है? अगर मिस्टर दीवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो क्यों भेजा होगा? तुम्हें हमें खुश करना है, इसीलिए मिस्टर दीवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है। हमें खुश करो, वरना तुम नाजुक सी लड़की हमारा सामना नहीं कर पाओगी। अब तो धारा का गला सूख गया। उसे लग रहा था जैसे वह सांस ही नहीं ले रही। उसे यकीन नहीं था कि धनंजय ने उसे इसीलिए यहाँ भेजा था ताकि वह इन जानवरों को खुश कर दे। धरा फिर से हाथ जोड़ती हुई बोली, अंडस्को, प्लीज मुझे जाने दो, मैं उसे टाइप की लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। तभी एक शेख बिल्कुल धरा के करीब आ गया और उसने धरा का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ मोड़ते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अगर हम जबरदस्ती पर उतर आए तो तुम्हें बहुत चोट लगने वाली है। धरा तो लगातार रो रही थी, बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन उन दोनों ही की आंखों में तो जैसे शैतान बैठा हुआ था। जिसने धरा का हाथ मरोड़ था, उसने दूसरे शेख को देखकर कहा, अंडस्को, देखा क्या रहा है, ये लड़की प्यार से मारने वाली नहीं है। तभी वह दूसरा शेख भी आया और उसने भी धरा के ऊपर ड्रिंक गिरा दी। हाथ मुड़ने की वजह से धरा को दर्द हो रहा था, फिर भी वह रोते हुए बोली, अंडस्को, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उन दोनों शेख के चेहरे पर एक डेविड स्माइल आ गई। उनमें से एक धीरे धीरे धरा की गर्दन की तरफ झुकने लगा, लेकिन उसके होंठ धरा की गर्दन को छूते उससे पहले ही उसके मुंह पर एक पंच लगा। वह शेख जमीन पर गिरा हुआ था। उस शेख ने आंख उठाकर देखा तो वहां देव खड़ा था। देव के चेहरे पर एक अलग ही तेज था और आंखों में गुस्सा। दूसरे शेख ने देव को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, देव ने उसका हाथ वही पकड़ लिया और घूमकर एक पंच उसके मुंह पर मार दिया। देव को इस वक्त वहां देखकर धरा की जान जो ऑलमोस्ट निकल गई थी वह वापस आ गई। धरा भागती हुई देव के सामने आए और हाथ जोड़कर बोली, अंडस्को, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। इस पर देव ने कहा, अंडस्को, डरो मत, तुम्हें बचाने ही तो आया हूँ, वरना मुझे तो ऊपर वाली भेजने के लिए तैयार ही नहीं थी। देव ने धरा का हाथ पकड़ा और अपने पीछे ले आया और फिर फाइटिंग मोड में आते हुए कहा, अंडस्को, तुम वाइट कपड़े वालों को दूसरे के कपड़े उतारने में बड़ा मजा आता है। आज मैं तुम लोगों को मार मार कर घड़ियाल बना दूंगा। उनमें से एक से खड़ा हुआ और गुस्से में देव को देखने लगा और फिर एक पंच देव को मारा, लेकिन देव ने उसका हाथ वही पकड़कर मरोड़ दिया। देव के पास पावर थी लेकिन उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसे महारानी परी ने कहा था कि वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कम ही करें, जरूरत पड़ने पर ही उनका इस्तेमाल करें। देव ने शेख का हाथ मरोड़कर धक्का दे दिया। वह शेख सोफे पर गिरता गिरता बचा। देखते ही देखते देव ने उन दोनों को बहुत मारा, इतना कि उनके मुंह से खून आने लगा, लेकिन देव नहीं रुका। देव उन्हें मारता जा रहा था। अब तो वह दोनों देव के सामने गड़गड़ाने लगे, लेकिन देव नहीं रुका। देव ने उन्हें मारते हुए कहा, अंडस्को,
जो क्राइम तुम करने जा रहे थे उसकी सजा सिर्फ मौत है, मैं तो फिर भी तुम्हें अधमरा कर रहा हूँ। देव उन्हें पीटकर धरा के पास आया। धरा नम आंखों से देव के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। देव ने अपनी जैकेट निकाली और धरा को दे दी। धरा ने देव की जैकेट को पहन लिया। देव ने फिर टाइगर की तरफ देखा जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। देव पंजों के बल बैठा। देव ने टाइगर को देखा और उसके दिल पर हाथ रख दिया। और तभी उस कमरे का गेट खुला। सामने धनंजय खड़ा था। धरा को सही सलामत देखकर धनंजय की जान में जान आई। फिर उसकी नज़र टाइगर पर पड़ी जो अभी बेहोश पड़ा था। धरा ने धनंजय को देखा तो धरा का रोना तेज हो गया। धरा यकीन नहीं था कि धनंजय ने उसे मिस्टर शेख के पास भेजा था। और फिर अपने एक आदमी को देखकर बोला, अंडरस्कोप टाइगर को अस्पताल लेकर जाओ। धनंजय देव के सामने धरा को वहां से ले गया। देव ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कंधे उचका दिए और बोला, अंडरस्कोप धनंजय तो सच में बहुत कठोर है, इसे ठीक तो करना ही पड़ेगा। इसने तो मुझे थैंक्स बोलना भी सही नहीं समझा। वेरी बैड मैनर्स। धनंजय के दो आदमी टाइगर को वहां से लेकर चले गए। दूसरी तरफ जिस लड़की को धनंजय ने बचाया था, वह लड़की अब भी जमीन से खिसक रही थी। वो लड़की खिसकती हुई कमरे से बाहर आ गई। उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी उसने कॉरिडोर में व्हीलचेयर देखी और वह खिसकती हुई व्हीलचेयर की तरफ जाने लगी। उसे कॉरिडोर में कई वेटर, कई बिजनेसमैन, कई आदमी गुजरे, लेकिन किसी ने भी उस लड़की की मदद नहीं की और अब तो उस लड़की को भी किसी की मदद की उम्मीद भी नहीं थी। लड़की की खिसकती हुई अपनी व्हीलचेयर के पास पहुंच गई, लेकिन उस लड़की के अंदर इतनी जान नहीं थी कि वह खुद से व्हीलचेयर पर बैठ जाए। वह फिर भी व्हीलचेयर पर बैठने की कोशिश कर रही थी और तभी उसकी व्हीलचेयर उसके हाथ से छूट गई और सीढ़ियों से होते हुए नीचे गिर गई। ये देखते ही उसे लड़की का रोना तेज हो गया। उस लड़की ने अपने आंसू पोंछे और आसपास देखने लगी ताकि वह किसी को मदद के लिए कह सके। तभी एक लड़का उस लड़की के पास से गुजर रहा था। उस लड़की ने उस लड़के को देखकर कहा, अंडरस्कोप प्लीज आप मेरी मदद कर देंगे, मेरी व्हीलचेयर नीचे गिर गई। उस लड़के ने घिन भरी नजरों से उस लड़की को देखा और फिर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला कदम सीढ़ी पर रखा वह धड़ाम से नीचे गिर गया। 10-12 सीढ़ियों पर गिरने के बाद वह गुस्से से खड़ा हुआ और उसने उस लड़की को देखा और फिर लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक वेटर उस कॉरिडोर से गुजरा। उस लड़की ने उस वेटर को देखकर कहा, अंडरस्कोप मेरी व्हीलचेयर नीचे गिर गई, क्या आप मेरी व्हीलचेयर ऊपर ला देंगे? प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। उस लड़की ने हाथ जोड़कर वेटर से मदद मांगी, लेकिन वेटर भी उसे इग्नोर करके चला गया। वेटर ने भी जैसे ही पहले सीढ़ी पर कदम रखा, वह भी लड़खड़ा कर गिर गया। उसके हाथ में कुछ ड्रिंक थी जो सारी की सारी गिर गई। उस वेटर ने भी जल्दी जल्दी अपनी ग्लास को इकट्ठा किया और गुस्से से उसे लड़की को देखा, फिर लंगड़ाता हुआ चला गया। तभी वहां से एक और लड़का गुजरा जिसमें सूट पहना हुआ था और देखने से ही रिच पर्सनैलिटी लग रहा। अब उस लड़की के अंदर किसी से मदद मांगने की हिम्मत नहीं थी। उस लड़की ने उस लड़के से मदद नहीं मांगी, वह लड़का भी उस लड़की को इग्नोर करके चला गया। वह लड़की फिर खिसकती हुई सीढ़ियों तक आ गई। उसने सोचा वह खुद ही अपनी व्हीलचेयर तक पहुंच जाएगी, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह सीढ़ियों पर ठीक से नहीं उतरी तो गिर जाएगी। लेकिन अब उसके पास ऑप्शन भी नहीं था, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। वह लड़की की खिसकती हुई जैसे ही पहली सीढ़ी की तरफ बढ़ी, पीछे से किसी ने आवाज दी, गिर जाओगी, किसी से मदद मांग लो। उस लड़की ने पलट कर देखा तो पीछे देव खड़ा था। देव ने इस वक्त वाइट कलर की पेंट और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लगी नहीं रहा था कि वह कोई पृथ्वी का निवासी है, बल्कि सच में देवदूत लग रहा था। उस लड़की की नज़र कुछ सेकंड के लिए देव पर ही ठहर गई। देव ने भी उस लड़की को देखा तो देखा ही रह गया। सच में वह लड़की बहुत सुंदर थी, बिल्कुल परिलोक की परियों जैसी। वह लड़की अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अंडरस्कोप आप मेरी मदद कर देंगे, मेरी व्हीलचेयर नीचे गिर गई, उसे ऊपर ला दीजिए। देव ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वह तो बस उस लड़की को ही देखता रहा। उस लड़की ने फिर हाथ जोड़कर कहा,
अंडरस्कोर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरी व्हीलचेयर ऊपर ला दीजिए। उस लड़की की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके चलते उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। आज उसे सच में महसूस हो रहा था कि अपाहिज होना कितना बड़ा श्राप है। देव ने अब भी कोई रिएक्ट नहीं किया। वह कहीं ना कहीं उसकी खूबसूरती में खो रहा था। उस लड़की को लगा कि देव भी उसकी मदद नहीं करना चाहता। लड़की ने मुंह फेर लिया और अपने आंसू पोंछे। फिर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने खुद को हवा में महसूस किया। वह एक सेकंड के लिए हैरान हो गई। फिर उसने देखा तो उसे देव ने गोद में उठाया हुआ था। वह लड़की देव को हैरानी से देख रही थी और देव भी उस लड़की को ही देख रहा था। देव बोला, अंडरस्कोर यार मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, मैं पहले नीचे जाऊंगा फिर व्हीलचेयर लेकर ऊपर आऊंगा। इससे अच्छा मैं तुम्हें लेकर ही चलता हूँ, मेरा एक चक्कर बच जाएगा। देव की ऐसी बात सुनकर उसे लड़की को हंसी तो आ रही थी लेकिन वह हंसी नहीं। इस पर देव ने कहा, अंडरस्कोर हंस लो, तुम्हें हंसाने के लिए ही डायलॉग मारा है, वैसे भी देख रहा हूँ आज पूरा दिन तुम रोई हो। उस लड़की ने देव को हैरानी से देखकर पूछा, अंडरस्कोर आपको कैसे पता मैं पूरा दिन रोई हूँ? देव ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्कोर मुझे सब पता होता है। उस लड़की ने देव की बातों की गहराई को इग्नोर कर दिया। देव उसे सीढ़ियों से होता हुआ नीचे ले आया और उसकी व्हीलचेयर पर उसे बैठा दिया। लड़की ने फिर से हाथ जोड़कर देव को थैंक यू बोला। देव खुद पंजों के बल बैठ गया और उस लड़की को देखकर कहा, अंडरस्कोर मुझे थैंक यू मत बोलो, अपना नाम बताओ। दिव्यांशी, मेरा नाम दिव्यांशी है। बड़ा प्यारा नाम है, देव ने मुस्कुरा कर कहा। दिव्यांशी बोली, अंडरस्कोर जी थैंक यू। इस पर देव ने कहा, अंडरस्कोर इतनी रात को कहाँ जाओगी? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है? अपने घर का एड्रेस बताओ। वह लड़की कुछ बोलती है उससे पहले ही देव ने चुटकी बजाई और उसके सामने टीवी चल गया जो दिव्यांशी के बिल्कुल पीछे था। देव ने टीवी में देखा, वह लड़की अनाथ थी। एक लड़का उसे शादी का झांसा देकर यहाँ ले आया और फिर उसे यहाँ आकर 2 लड़कों के हाथ बेच दिया। देव ने टीवी में देखकर मन ही मन कहा, अंडरस्कोर ओ गॉड अब इस लड़के को भी पनिश करना पड़ेगा। और महारानी परी ने कहा है कि कम से कम जादू इस्तेमाल करो, कोई बात नहीं इसे तो मैं बिना जादू के भी पनिश कर दूंगा। देव ने फिर उस लड़की को देखकर कहा, अंडरस्कोर हाँ तो तुमने बताया नहीं कहाँ जाना है? दिव्यांशी नम आंखों से बोली, अंडरस्कोर मेरा कोई घर नहीं है, मैं अनाथ हूँ, अनाथ आश्रम छोड़ दीजिए। देव दिव्यांशी से बात करता हुआ अपने हाथ को पीछे लेकर आया और उसने 2 बार चुटकी बजाई और तभी एक गाड़ी जादू से वहां आ गई। देव ने दिव्यांशी को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाया और फिर उसकी व्हीलचेयर को गाड़ी की बैक सीट पर रखा। देव ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा, अंडरस्कोर तुम यहाँ इतने गंदे क्लब में कैसे आई? दिव्यांशी नम आंखों से बोली, अंडरस्कोर एक लड़के ने काका से कहा कि मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने काका को बहुत मना किया कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन काका को लगा कि मेरी शादी उस लड़के से हो जाएगी तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। फिर वह लड़का काका की नज़रों में अच्छा बनकर मुझे यहाँ ले आया और फिर मेरे साथ। इतना कहकर दिव्यांशी रोने लगी। बोलते बोलते दिव्यांशी की आंखें भर आए और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। दिव्यांशी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अंडरस्कोर काका को इतनी बात समझ नहीं आई कि कोई पढ़ा लिखा अमीर लड़का मुझ जैसी अपाहिज से शादी क्यों करेगा। इस पर देव ने ड्राइव करते हुए मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्कोर क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो इसीलिए कोई भी तुमसे शादी कर लेगा और रही बात तुम्हारे पैरों की तो वह तो ठीक भी हो सकते हैं। दिव्यांशी अपनी किस्मत पर हंसती हुई बोली, अंडरस्कोर इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी कि कोई अमीर लड़का पहले मुझसे शादी करे और फिर मेरे पैर ठीक करवाए। मैं अपनी कमी के साथ जी लूंगी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और ना ही मैं ऐसे सपने देखती हूँ जो पूरे ना हो। इस पर देव ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्कोर सपना सबको देखना चाहिए और उन्हें हकीकत भी करने की कोशिश भी करनी चाहिए। सपनों पर सबका हक है और बराबर हक है। आधी से ज्यादा दुनिया तो सपनों पर ही चल रही है।
अगर कोई सपना नहीं देखेगा तो उन्हें पूरा नहीं करेगा, और अगर सपने पूरे नहीं होंगे तो मिसाल कैसे कायम होगी। कहते कहते देव ने एक हाथ से दिव्यांशी के आंसू पोंछ दिए। देव के हाथ लगाने से दिव्यांशी काफी हल्का महसूस कर रही थी। देव ने तो हाथ उसे इसलिए लगाया था ताकि उसका दर्द कम हो जाए, और दिव्यांशी का दर्द कम हो गया। थोड़ी देर बाद देव ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोक दी। दिव्यांशी ने कहा, अंडस्को, यह अनाथ आश्रम नहीं है। इस पर देव ने कहा, अंडस्को, वह क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले खाना खाऊंगा, इतनी भूख लगी है कि गाड़ी चल ही नहीं रही। फिलहाल मुझे एनर्जी की जरूरत है और उसके लिए खाना खाना पड़ेगा। इस पर दिव्यांशी ने मन ही मन कहा, अंडस्को, अजीब आदमी है, गाड़ी को कौन सा धक्का लगानी है जो इन्हें एनर्जी की जरूरत है। अब तक देव अपनी गाड़ी से उतर चुका था और उसने दिव्यांशी की तरफ का गेट खोलते हुए कहा, अंडस्को, हाँ, अजीब आदमी तो मैं हूँ। अब देव ने दिव्यांशी को गोद में उठा लिया और बोला, अंडस्को, वैसे तुम्हें मैं आदमी नजर आता हूँ, मैं तो एक हैंडसम लड़का हूँ। देव की बात सुनकर दिव्यांशी को शर्म आ गई। ऊपर से देव ने बिना किसी नोटिस के उसे गोद में उठा लिया था। दिव्यांशी ने देव की बातों का जवाब नहीं दिया, चुपचाप नजर झुकाए उसकी गोद में बैठी रही और फिर मन ही मन बोली, अंडस्को, ये तो दिल की बात भी सुन लेते हैं, इनसे तो बचकर रहना पड़ेगा, लेकिन जो भी है, आज यह नहीं होते तो मैं तो अब तक मर चुकी होती। ऐसा लगता है भगवान ने इन्हें मुझे बचाने के लिए ही भेजा है। दिव्यांशी की मन की बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर वह दिव्यांशी को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। दूसरी तरफ धनंजय धरा का हाथ पकड़कर खींचता हुआ गाड़ी के पास लाया और लगभग धकेलता हुआ उसे गाड़ी में बैठा दिया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर में गाड़ी हवा से बातें करने लगी। इस बीच धरा रो रही थी। उसने एक बार भी धनंजय की तरफ नहीं देखा, बल्कि जब जब उसे शेख की बात याद आती उसका रोना तेज हो जाता। धनंजय को गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने टाइगर को इस हालत में देखा था, दूसरा वह समझ रहा था कि अगर वह लड़का टाइम से नहीं पहुंचता तो आज धरा के साथ हादसा हो जाता। ऊपर से धरा का रोना धनंजय को इरिटेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद धनंजय ने गाड़ी दीवान महल के बाहर रोक दी। धनंजय ने फिर से धरा की बाजू को पकड़ा और खींचता हुआ दीवान महल के अंदर लेकर आया। उसने धरा को उसके कमरे की तरफ धकेलते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हें रोना है तो जाकर अपने कमरे में रो लो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ तो यह आंसू मेरे सामने दिखाने का कोई फायदा नहीं। धरा का रोना अभी कम नहीं हुआ था, जिससे धनंजय बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया। उसने धरा को फिर से बाजू से पकड़ा और उसके कमरे तक लेकर आया। धनंजय धरा को बैग की तरफ धकेल दिया और धरा बेड पर गिर गई। धरा अब भी बहुत रो रही थी। इस पर धनंजय ने गुस्से भी कहा, अंडस्को, आखिर तुम इतना रो क्या रही हो? हुआ क्या तुम्हारे साथ? कुछ भी तो नहीं हुआ। धरा को भी गुस्सा आ गया और वह खड़ी होकर गुस्से में बोली, अंडस्को, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो सोचकर भी शर्म आती है कि आपने मुझे उनके इस्तेमाल के लिए उन दोनों आदमियों के पास भेज दिया। यकीन नहीं आता कि आप अपनी बीवी को दूसरों को खुश करने के लिए भेज सकते हो। आपसे प्यार की उम्मीद तो पहले भी नहीं थी, अब तो मैंने आपका असली चेहरा देख लिया। निहायत ही घटिया इंसान है आप। हमारा डिवोर्स होने वाला है, फिर भी आपने मुझे उस गंदे क्लब में भेज दिया। मैं अनाथ हूं तो क्या मेरे साथ कुछ भी करेंगे? आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि आप अपनी बीवी को इतने छोटे कपड़े पहनाकर उस क्लब में भेज रहे हैं? माना हमारा रिश्ता खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ वक्त के लिए तो मैं आपकी बीवी हूं ना। आप कैसे इंसान हैं? बुरे से बुरा इंसान भी अपनी बीवी को दूसरों के बिस्तर पर नहीं भेजता, और आपने तो मुझे उन दोनों आदमियों के पास भेज दिया। आपको थोड़ा भी मुझ पर तरस नहीं आया? यकीन नहीं आता कि आप पापा के बेटे हैं। धरा जैसे जैसे बोल रही थी धनंजय को गुस्सा आ रहा था। धनंजय ने गुस्से में धरा का मुंह को पकड़कर कहा, अंडस्को, मेरे सामने जुबान चलाओगी? औकात है तुम्हारी कि तुम मेरे सामने बोलो? इस पर धरा को भी गुस्सा आ गया। उसने धनंजय की दोनों हाथों से कलाई पकड़ी और अपने चेहरे से झटकते हुए कहा, अंडस्को, बोलूंगी, आज जरूर बोलूंगी। हमारी शादी को इतने महीने हो गए, मैं आपके सामने नहीं आई,
आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी अपने हक की बात नहीं की। आपने कहा कि अपना चेहरा मत दिखाओ, मैंने नहीं दिखाया। आपने कहा मेरे सामने मत आओ, मैं नहीं आई। लेकिन कल जो आपने मेरे साथ किया वह बहुत ही घटिया था, बहुत ज़्यादा घटिया। समझ नहीं आता आपके अंदर इतना घटियापन कहाँ से आया। इससे तो आप मुझे गोली मार देते। धनंजय को धरा पर गुस्सा आ रहा था और उसे डर था कि गुस्से में धनंजय धरा के साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए वह वहां से जाने लगा। लेकिन धनंजय जाता है उससे पहले ही धारा ने धनंजय को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ पलटा और फिर उसकी आंखों में देखकर बोली, अंडस्को, आप मेरी बात बिना सुने नहीं जा सकते, आपको सुनना भी होगा, और सुनना तो क्या आपको देखना भी होगा। इतना कहकर धरा ने देव की जैकेट अपने बदन से अलग कर दी। धरा के ऐसा करने से धनंजय की बोहें तन गई। धरा ने भी गुस्से में कहा, अंडस्को, मुझे ऐसे गुस्से में देखने से कुछ नहीं होगा, अगर देखना ही है तो ये देखिए। धरा ने अपनी बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहा। धनंजय ने देखा तो धरा के हाथों पर, कमर पर, कॉलर बोन के पास नोचने के निशान थे। धरा के गाल पर भी थप्पड़ का निशान था जिसे धनंजय ने नोटिस ही नहीं किया। देखकर पता चल रहा था कि सच में धरा के साथ मारपीट हुई है। धनंजय ने धरा की बॉडी पर निशान देखे तो एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर तरस के भाव आ गए, लेकिन अगले ही पल धनंजय फिर से गुस्से में वहां से जाने लगा। इस बार धरा ने धनंजय के दोनों कॉलर पकड़ लिए और उसे हिलाते हुए बोली, अंडस्को, आप ऐसे नहीं जा सकते। जो निशान आप देख नहीं रहे उन निशानों को मैंने सहा है। जो बात आप सुनना नहीं चाहते वह बातें मैंने सुनी है। इतनी गंदी बातें मैंने कभी नहीं सुनी, अपनी जिंदगी में कभी इतनी घटिया बातें मैंने नहीं सुनी जितनी मुझे उन दोनों आदमियों ने सुनाई। आप जानते भी नहीं उस आदमी ने मेरे साथ कैसी बातें की, ऐसी बातें जो शायद किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ भी नहीं कहनी चाहिए। वह सारी बातें मैंने उन आदमियों से सुनी। अगले ही पल धरा चिल्लाती हुई बोली, अंडस्को, सुनना चाहते हैं आप उन्होंने मुझे क्या क्या कहा। धनंजय ने फिर से धरा की बाजू को कसकर पकड़ और धरा की चीख निकल गई क्योंकि उसकी बाजू पर भी नोचने काटने के निशान थे। धनंजय के पकड़ने से उसे दर्द हुआ। धनंजय ने फिर धरा की आंखों में देखकर दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को, ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, और वैसे भी अगर कुछ हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता, तुम्हें तो पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे देकर तुम्हारा मुंह बंद कर देता। धनंजय ने यह बात गुस्से में बोल दी बिना ये सोचे समझे कि इस बात का क्या मतलब निकल रहा है। धरा की आंखें फिर से हैरानी से फैल गई, उसे यकीन नहीं था कि वह धनंजय से ये सब सुनेगी। धनंजय ने उसके साथ घटिया हरकतों की और अब अपनी घटिया जुबान से बोल भी रहा है। धरा को गुस्सा आ गया और उसने धनंजय के हाथों को खुद से छुड़वाया और खींचकर एक थप्पड़ धनंजय के गाल पर जड़ दिया। दूसरी तरफ देव और दिव्यांशी रेस्टोरेंट में बैठे हुए खाना खा रहे थे। देव ने दिव्यांशी के पीछे टीवी चला रखा था जिसमें वह धनंजय और धरा को देख रहा था। धरा ने जैसे ही धनंजय को चांटा मारा, देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि कोई भी देखता तो देव को अपना दिल दिए बिना नहीं रहता। यही हाल दिव्यांशी का भी था। दिव्यांशी भी देव को मन ही मन पसंद करने लगी थी। गलती दिव्यांशी की नहीं थी बल्कि देव था ही ऐसा। देव ने धनंजय और धरा को देखकर मन ही मन कहा, अंडस्को, अब शुरू हुई इनकी प्रेम कहानी। अब दी धरा ने धनंजय को टक्कर, काम तो इसने चांटे खाने वाले ही किए हैं, लेकिन इस नाजुक सी लड़की से क्या ही चांटा लगा होगा। कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं दीवान महल आ रहा हूँ, फिर मैं तसल्ली से धनंजय की बैंड बजाऊंगा। दिव्यांशी भी अपने नैनों से देव को देख रही थी, एक बार देव को देखती और एक बार अपने पैरों को। दिव्यांशी जब देव को देखती तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती, लेकिन जब अपने पैरों को देखते तो उसकी आंखें नम हो जाती। देव का ध्यान धरा और धनंजय पर था, इसलिए उसने दिव्यांशी के दिल की बात को इग्नोर कर दिया, वरना देव को आज ही पता चल जाता कि दिव्यांशी उसे पसंद करने लगी है। खाना खाने के बाद देव ने दिव्यांशी को फिर से गोद में उठाया और गाड़ी के पास आ गया, लेकिन देव ने दिव्यांशी को कार में नहीं बैठाया बल्कि उसकी व्हीलचेयर पर बैठा दिया। दिव्यांशी हैरानी से देव को देख रही थी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने देव को देखकर नम आंखों से कहा,
मुझे प्लीज अनाथ आश्रम छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से अकेली अनाथ आश्रम कैसे जाऊंगी? मुझे तो रास्ते भी नहीं पता। देव पंजों के बल बैठ गया और फिर दिव्यांशी को देखकर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। इस पर दिव्यांशी ने कहा, फिर आपने मुझे व्हीलचेयर पर क्यों बैठाया? क्या हम यहाँ से पैदल जाने वाले हैं? दिव्यांशी की इतनी मासूमियत की बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। देव बोला, तुम्हारा अनाथ आश्रम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पैदल लेकर वहाँ जाऊंगा? माना कि खाना खाने के बाद वॉक करनी चाहिए, लेकिन 10 किलोमीटर की कौन करता है? देव की ऐसी बात सुनकर दिव्यांशी के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ ही जाती थी। देव ने गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और वापस दिव्यांशी के पास आकर पंजों के बल बैठ गया। देव ने जैसे ही दिव्यांशी के दुपट्टे को हाथ लगाया, दिव्यांशी ने देव का हाथ पकड़ लिया और नम आंखों से नामे गर्दन हिला दी। देव बोला, कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा रहा हूँ, ठीक हो जाएंगे। ये बात सुनकर दिव्यांशी देव को बहुत कुछ बोलना चाहती थी, अपने दिल की बातें देव के साथ करना चाहती थी, लेकिन देव उसके लिए अभी अजनबी था, इसलिए उसने अपनी बातों को अपने दिल में ही समेट लिया। देव ने दिव्यांशी का दुपट्टा उसके गले से निकला तो उसके गले पर काफी निशान थे, जिसे देखकर लग रहा था कि उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। देव ने चुटकी बजाई तो फिर से दिव्यांशी के पीछे टीवी चल गया। देव उसमें देख रहा था कि जो लड़का दिव्यांशी को क्लब लेकर आया था, उसने दिव्यांशी को मारपीट कर कंट्रोल किया था। ये सब देखकर देव को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने दिव्यांशी के सामने गुस्सा किया नहीं, बल्कि दिव्यांशी के जख्मों पर मरहम लगा दिया। जैसे जैसे देव दिव्यांशी के गले, गाल, माथे को छू रहा था, वैसे वैसे दिव्यांशी का रोना तेज हो गया। देव ने एक एक करके दिव्यांशी की सारी चोट पर दवाई लगा दी। देव के छूते ही दिव्यांशी की चोट में आराम पड़ गया। देव ने तो दिव्यांशी को इसीलिए ही छुआ था ताकि उसके जख्म का दर्द कम हो जाए। दिव्यांशी को नहीं पता था कि देव के छूने से उसके जख्म भर गए हैं, बल्कि उसे लगा कि देव ने जो दवाई लगाई है उसके असर से उसका दर्द कम हो गया। देव ने फिर दिव्यांशी को उठाकर गाड़ी में बैठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ देर ड्राइव करने के बाद देव ने गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर रोक दी। देव गाड़ी से उतरा, उसने दिव्यांशी को गाड़ी से उतारा और उसकी व्हीलचेयर पर बैठा दिया और फिर धीरे से दिव्यांशी के पैरों पर हाथ लगाया, लेकिन पैरों पर हाथ लगाने के बाद भी दिव्यांशी को कोई असर नहीं हुआ। देव अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल करके दिव्यांशी के पैर ठीक करना चाहता था, लेकिन दिव्यांशी के पैर ठीक नहीं हुए। ये देखकर देव का मुंह बन गया। तभी अनाथ आश्रम से रघुनाथ काका बाहर आए। रघुनाथ काका को देखकर दिव्यांशी के आंसू बहने लगे। रघुनाथ काका को समझते देर नहीं लगी कि दिव्यांशी के साथ गलत होने से बच गया। रघुनाथ जी ने देव को थैंक यू बोला और फिर दिव्यांशी को लेकर अनाथ आश्रम में चले गए। देव दिव्यांशी को जाते हुए देख रहा था। दिव्यांशी ने भी देव को पलटकर देखा और फिर एक मीठी सी मुस्कान पास कर दी। इसका मतलब था थैंक यू। देव ने भी दिव्यांशी की मुस्कुराहट का पलक झपका कर जवाब दिया। देव फिर अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी लेकर एक सुनसान रास्ते पर चला गया और वहां गाड़ी रोककर गाड़ी के बोनट पर गुस्से में बैठ गया। इस वक्त वह बहुत स्मार्ट लग रहा था। व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर देव सच में देवदूत लग रहा था। देव के चेहरे का गुस्सा उसकी स्मार्टनेस को और बढ़ा रहा था और तभी श्वेत परी उसके सामने आई। श्वेत परी को देखकर देव ने छोटी आंखें करके पूछा, दिव्यांशी के पैर ठीक क्यों नहीं हुए? इस पर श्वेत परी, जो कि हवा में ही थी, वह अपनी छड़ी घुमाते हुए बोली, महारानी परी ने कहा है कि तुम अपना जादू ज्यादा इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन तुमने तो पृथ्वी पर आते ही चुटकी बजाना शुरू कर दिया। ज्यादा चुटकी बजाओगे तो तुम्हारा जादू खत्म हो जाएगा और फिर जब तुम्हें अपने जादू की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तुम अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। देव किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बोला, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे ये बताओ, उस लड़की के पैर मेरे जादू से ठीक क्यों नहीं हुए? इस पर श्वेत परी बोली,
अंडरस्कोप देव, उस लड़की के पैर ठीक होने में बहुत ज्यादा जादू चाहिए। तुम्हारे पास इतना सारा जादू नहीं है। उसके लिए तुम्हें नेक काम करने होंगे। जब तुम वह जादू कमा लोगे तब तुम उसे लड़की के पैर ठीक कर सकते हो। देव गुस्से में बोनट पर खड़ा हो गया और दोनों हाथ कमर पर रख कर बोला, अंडरस्कोप मैं यहाँ पृथ्वी पर जादू कमाने आया हूँ या उन तीनों की लव स्टोरी ठीक करने। इस पर श्वेत परी बोली, अंडरस्कोप मुद्दे से तुम ही भटके हो देव। तुम उन तीनों की लव स्टोरी ठीक करने आए हो, लेकिन तुम तो अपना जादू दिव्यांशी पर इस्तेमाल करने लगे। इस पर देव ने कहा, अंडरस्कोप तो क्या करता? उसकी मदद नहीं करता। वह बेचारी सबसे मदद मांग रही थी लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। श्वेत परी बोली, अंडरस्कोप इसीलिए तुमने सबको सीढ़ियों से गिरा दिया। तुम जानते भी हो उन दोनों की हड्डी टूट चुकी है। देव हंसता हुआ बोला, अंडरस्कोप तो ये तो अच्छी बात है ना, जो इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता उसकी एक हड्डी क्या सारी टूट जानी चाहिए। श्वेत परी ने तो अपने सिर पर हाथ मार दिया, फिर बोली, अंडरस्कोप देखो तुमने मुझे जिस लिए बुलाया था मैंने तुम्हें उसका जवाब दे दिया। अगर तुम दिव्यांशी के पैर ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें नेक काम करके जादू कमाना पड़ेगा। देव ने अब भी मुंह फुला रखा था और सच में देव इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। श्वेत परी बोली, अंडरस्कोप देव तुम जैसा भी मुंह बना लो लेकिन तुम हैंडसम ही लगते हो, इसलिए मेरे सामने नौटंकी मत करो। श्वेत परी की बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो और भी ज्यादा कातिलाना थी। श्वेत परी बोली, अंडरस्कोप अच्छा मैं चलती हूँ, तुम भी सुबह दीवान महल चले जाना। श्वेत परी जाने लगी और फिर कुछ सोचकर वापस पलटी और देव को देखकर बोली, अंडरस्कोप देव तुम मनुष्य से प्यार नहीं कर सकते। इस पर देव फटाक से बोला, अंडरस्कोप मैं लड़की से प्यार करूंगा, मनुष्य से क्यों करूंगा। इस पर श्वेत परी ने फिर से अपने सिर पर हाथ मार कर कहा, अंडरस्कोप तुम समझ नहीं रहे, देव तुम धरतीलोक की लड़की से प्यार नहीं कर सकते। देव तो बड़ा सीरियस होकर श्वेत परी की बात सुन रहा था और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जैसे वह कहना चाहता हो कि मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं हूँ। इस पर श्वेत परी ने ना में गर्दन हिलाए और गायब हो गई। देव फिर से अपने बोनट पर बैठ गया, उसने फिर से चुटकी बजाए और उसके सामने टीवी चल गया। देव टीवी में देखता हुआ बोला, अंडरस्कोप आप दीवान महल तो सुबह जाऊंगा, तब तक देख लेता हूँ धरा और धनंजय क्या कर रहे हैं। दीवान महल। धरा ने जैसे ही धनंजय को एक बार थप्पड़ मारा, धनंजय की बोहे तन गई। धनंजय ने अगले ही पल धरा का गला पकड़ लिया। धनंजय लगातार धरा का गला दबा रहा था और धरा छटपटा रही थी। धनंजय ने सुलगती हुई आंखों से कहा, अंडरस्कोप तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने धनंजय दीवान पर हाथ उठाया, आज तुम्हारी जान ले लेता हूँ, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। धरा लगातार खुद को बचाने के लिए धनंजय को हाथ पैर मार रही थी, लेकिन धनंजय तो गुस्से से धरा का गला और ज्यादा दबा रहा था। दूसरी तरफ देव अपनी बोनट पर बैठा हुआ पॉपकॉर्न खाता हुआ इस सीन को देख रहा था और फिर खुद से बोला, अंडरस्कोप ये जितना धरा को परेशान करेगा मैं उतनी ही इसकी बैंड बजाऊंगा। दूसरी तरफ देव अपनी बोनट पर बैठा हुआ पॉपकॉर्न खाता हुआ इस सीन को देख रहा था और फिर खुद से बोला, अंडरस्कोप ये जितना धरा को परेशान करेगा मैं उतनी ही इसकी बैंड बजाऊंगा। धनंजय को जब लगा कि धरा बेहोश वाली है तो उसने धरा को छोड़ दिया। धरा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। धनंजय ने फिर धरा को पॉइंट करके गुस्से में कहा, अंडरस्कोप धरा अपनी औकात में रहो, तुम्हारी औकात मुझे देखने की भी नहीं और तुमने तो मुझे आज थप्पड़ मार दिया, तो मेरे थप्पड़ की कीमत तो चुकानी होगी। तुमने जिन हाथों से मुझे थप्पड़ मारा है इन्हीं हाथों को जोड़कर आओगी मेरे पास और माफी मांगोगी मुझसे। धरा तो फर्श पर पड़ी हुई खास रही थी, उसकी आंखों से लगातार पानी बह रहा था। उसने एक बार फिर से धनंजय को देखा। धनंजय अब भी उसे गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। धनंजय फिर पंजों के बल बैठ और उसने धरा के बालों को पकड़कर गुस्से में कहा, अंडरस्कोप चाहूं तो तुम्हें अभी जान से मार दूं और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तुम्हें मारने में मजा नहीं आएगा जितना तुम्हें तोड़ने में मजा आएगा। आज रात, बस आज रात, कल सुबह आओगी तो मेरे पास हाथ जोड़ती हुई।
धनंजय ने फिर धरा के बालों को छोड़ा और उसके कमरे से निकल गया। धनंजय के जाते ही धरा फिर से फूट फूट कर रोने लगी। धनंजय सीधा अपने कमरे में आया। उसने सबसे पहले अपने लिए एक पैक बनाया, फिर उसे एक ही झटके में पी गया। तभी धनंजय का फोन वाइब्रेट हुआ। धनंजय ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आए, सर, टाइगर अब ठीक है, लेकिन डॉक्टर हैरान है ये सोचकर कि 2 घंटे तक टाइगर जिंदा कैसे रहा। टाइगर को गोली बहुत पहले लग गई थी, लेकिन टाइगर की सांस 2 घंटे तक चलती रही। टाइगर ठीक है, ये सुनकर धनंजय को थोड़ी सी खुशी महसूस हुई। फिर उसने फोन कट कर दिया। धनंजय अपने कमरे में रखी चेयर पर बैठ गया और एक के बाद एक शॉट मारने लगा। उसे बार बार धरा की कही बातें याद आ रही थी। उसे बार बार धरा की बॉडी पर लगे निशान याद आ रहे थे। सच में धरा के गोरे बदन पर नोचने खरोचने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे धनंजय चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। धनंजय को इस वक्त पूरी तरह से नशा हो चुका था। फिर वो लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे से बाहर आया और धरा के कमरे की तरफ चला गया। धनंजय ने देखा धरा अब भी नीचे ही लेटकर सो रही है। जब धनंजय धरा को छोड़कर गया था तो धरा रोते रोते वहीं सो गई। धनंजय इस वक्त बहुत नशे में था। धनंजय पंजों के बल बैठकर धरा को देखने लगा। धरा नींद में भी सिसक रही थी। उसने अपने घुटनों को मोड़ा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह इस वक्त भी कितना डर रही है। धनंजय ने अपना एक हाथ बढ़ाया और धरा के माथे को छूने को हुआ। तभी देव, जो कि बोनट पर बैठा हुआ पिज्जा खा रहा था, उसने चुटकी बजाकर कहा, रुक जा, इसे बेहोश करने दे वरना उठ जाएगी और फिर तुम दोनों की लड़ाई हो जाएगी। देव ने चुटकी बजाई और धरा बेहोश हो गई। धनंजय भी धरा के पास जमीन पर ही बैठ गया। उसने धरा के बालों को प्यार से सहलाया। धनंजय अपने होश में नहीं था। अगर होश में होता तो दोबारा पलटकर धरा के पास नहीं आता। धनंजय नशे में बहुत देर तक धरा के बालों को सहलाता रहा। फिर उसने धरा को गोद में उठा लिया और बेड पर लेटा दिया। धनंजय धरा की बॉडी पर लगे निशानों को बहुत प्यार से छूकर देख रहा था। अचानक ही धनंजय ने धरा के कंधे पर लगी चोट को चूम लिया और धनंजय की आंखों से एक आंसू धरा के कंधे पर गिर गया। धनंजय ने धीरे धीरे धरा के शरीर पर लगी सारी चोटों को एक एक करके चूम लिया। आखिर में धनंजय ने धरा के माथे पर किस किया और फिर नशे की हालत में दरोर खोलकर एक ऑइंटमेंट निकाला और फिर उसे धरा के चोट पर अप्लाई करने लगा। धरा की बॉडी पर अच्छे से दवाई लगाने के बाद धनंजय भी धरा के पास ही लेट गया और अपने एक हाथ से धरा को बाहों में भर लिया और देखते ही देखते धनंजय भी नींद की आगोश में चला गया। दूसरी तरफ ये सारा नजारा देव अपनी बोनट पर बैठा हुआ देख रहा था। देव के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो किसी को भी पागल कर दे। देव ने फिर मन ही मन खुद से कहा, धनंजय, तुम्हारे अंदर छोटा सा प्यारा सा आशिक धनंजय बैठा है ना, बस मुझे आशिक धनंजय को बाहर लेकर आना है। ये जो तुम सारी दुनिया के सामने अपने आप को एंग्री यंग मैन की पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस करते हो, इस एंग्री मैन पर्सनैलिटी को साइड में करके इस आशिक धनंजय को आगे लेकर आना है। वह आशिक धनंजय जो अपनी धरा के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ अनिका भी अंगद को हवा करते करते थक गई थी और फिर वह थककर वहीं बैठ गई। अंगद सो चुका था, अनिका भी फर्श पर ही लेटकर सो गई। वहीं अस्पताल में यामिनी का भी रो रो कर बुरा हाल था। वह भी एक बार अपने बच्चे को देखती और एक बार यज्ञ के किए हुए बिहेवियर को याद करती। यामिनी भी अपने बच्चे की रोती रोती कब सोई उसे भी याद नहीं। देव ने चुटकी बजाई और उसके सामने चल रही है एलईडी बंद हो गई। देव ने फिर अंगड़ाई लेकर कहा, आज तुम तीनों को जितना रोना था रो लिया। आज के बाद ये तीनों राक्षस रोएंगे और इतने रोएंगे कि सारे रीडर खुश हो जाएंगे। इन्हें लगता है कि प्यार इतना आसान है, किसी को भी हर्ट करेंगे, उनसे सॉरी कहेंगे और बात खत्म। मैं पहले उनके दिल में प्यार जगाऊंगा, फिर इन्हें माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करूंगा, लेकिन इन्हें माफ़ी मिलेगी नहीं। अगर यह ब्यूटीफुल लेडीज इन्हें माफ़ करने की सोचेगी भी तो भी मैं इन्हें माफ़ नहीं करने दूंगा। अगली सुबह धनंजय की जब आंख खुली तो उसने खुद को धरा के पास देखा। धरा का चेहरा देखते ही धनंजय की बुहें फिर से तन गई। धनंजय को याद ही नहीं रहा कि वह धरा के पास कब आया।
धनंजय को लगा धरा फिर से उसके कमरे में आ गई। धनंजय गुस्से में बेड से उठा और उसने महसूस किया कि वह धरा के कमरे में है। फिर उसने धरा को देखा। धरा के चेहरे पर आंसुओं की बूंदें सूख चुकी थी। धनंजय को यकीन नहीं था कि वह पूरी रात धरा को बाहों में भरकर सो गया था। धनंजय को इस वक्त अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। फिर वह गुस्से में अपने कमरे में आ गया और अपने कमरे में आते ही उसने तोड़फोड़ मचा दी। उसे कल रात कुछ भी याद नहीं था। धनंजय अपना गुस्सा कमरे में तोड़फोड़ करके निकाल रहा था। दूसरी तरफ धरा की जब आंख खुली तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे कल की बातें याद आए और उसकी आंखें फिर से गीली हो गई। फिर वो जैसे तैसे उठकर वॉशरूम में गई और नहाकर बाहर आई। धरा जब बाहर आई तो उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। धरा ने फ़ोन रिसीव किया तो वह रघुनाथ काका का था। धरा बोली, हेलो। दूसरी तरफ से रघुनाथ काका की आवाज़ आए, धरा बच्चा राजेश्वर जी ने अभी तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, तुमने उनसे बात की? ये सुनते ही धरा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। धरा को कल की बात याद आने लगी जब धनंजय ने उसे पॉइंट करके कहा था कि वह सुबह तक उससे माफ़ी मांगने आएगी। धरा अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं अभी पैसे ट्रांसफ़र करवाती हूँ। धरा ने फ़ोन कट कर दिया। धरा फिर से बैठकर रोने लगी। धरा ने जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और फिर अपने एटीट्यूड को साइड में रखकर धनंजय के कमरे की तरफ बढ़ गई। धरा धनंजय के कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर जाने की हिम्मत उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उसे डर था कि कहीं वह फिर से पैसे देने के बदले उसे कहीं और ना भेज दे। करीब आधा घंटा धरा धनंजय के कमरे के बाहर खड़ी रही और फिर मन ही मन डिसाइड करके बोली, मिस्टर दीवान जो भी कहेंगे मैं मान लूंगी। अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अनाथ आश्रम के बच्चों को भूख तो नहीं देख सकती। धरा फिर से अपने आंसू साफ किया और हिम्मत करके धनंजय के कमरे में चली गई। धनंजय बालकनी में खड़ा था। धरा को धनंजय की पीठ दिखाई दे रही थी। धरा ने धनंजय को देखा तो उसे कल की सारी बातें याद आ गई और उसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ अगत जब सोकर उठा तो उसे गर्मी लग रही थी। उसने आँख को देखा जो बंद था, जिसे देखकर उसे कल की बात याद आ गई और उसके चेहरे पर एक देविल मुस्कुराहट आ गई। फिर वह बेड से उतरा तो उसने देखा उसके पैरों के पास अनिका सो रही है। अनिका को देखकर उसके चेहरे पर फिर से एक देविल मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अनिका के पैरों पर अपना पैर लगाते हुए अनिका को जागते हुए कहा, अब उठ जाओ, सोती रहोगी, जाओ मेरे लिए ग्रीन टी बना कर लाओ। अंगद के पैर लगाने से अनिका उठ गई और फिर जल्दी से अपनी साड़ी ठीक करके कमरे से बाहर चली गई। देव जो कि अपने बोनट पर बैठा हुआ ग्रीन टी पी रहा था, उसने अंगद को देखकर कहा, इसने तो घर की लक्ष्मी पर पैर लगा दिया, अब तो इसे डबल सजा देनी पड़ेगी। देव ने फिर एक अंगड़ाई ली और बोनट से उतरकर गाड़ी में बैठ गया और गियर चेंज करता हुआ बोला, आई एम कमिंग, दीवान ब्रदर्स। कमर कस लो तुम तीन, मैं अकेला फिर भी तुम पर भारी पड़ूंगा। देव ने फेस मिरर में देखकर एक आंख मारी और चेहरे पर फिर से कातिलाना स्माइल लाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ धरा भी धनंजय के पीछे खड़ी थी। धरा ने फिर से हिम्मत करते हुए कुछ बोलने को हुई, उससे पहले ही धनंजय ने बिना पलटे कहा, क्यों आए हो मेरे कमरे में? धरा हिम्मत करते हुए बोली, माफ़ी मांगने आई हूँ। किस बात की माफ़ी? धनंजय एटीट्यूड के साथ पूछा। ये तो धरा को भी नहीं पता था कि वह धनंजय से किस बात की माफ़ी मांगने आई है। इस बात की कि उसने शेख को खुश नहीं किया, इस बात की माफ़ी कि उसने धनंजय को अपने शरीर पर आए हुए निशानों को दिखाया, या इस बात की माफ़ी कि उसने पहली बार धनंजय से सवाल किया। धरा धनंजय की बात सुनकर फिर से सिसकने लगी। फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, कल मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मैं अपने होश में नहीं थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, इसीलिए मैंने गलती से आपको थप्पड़ मार दिया। इस पर धनंजय ने बिना पलटे कहा, ठीक है जाओ। धरा की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह फिर से सिसकते हुए बोली, प्लीज अनाथ आश्रम पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए।
ना करूं तो क्या करोगी तुम? इस बार धनंजय ने पलट कर कहा। धरा की नज़र धनंजय से टकराई। जहां धरा की आंखों में आंसू थे वहीं धनंजय से की आंखों में दुनिया भर का गुस्सा। धरा ने अपने एटीट्यूड को फिर साइड में रखा और हाथ जोड़कर बोला, अंडस्को, ऐसा मत कीजिए मिस्टर दीवान, आपके दिए हुए पैसों से ही अनाथ आश्रम चल रहा है। आप नहीं जानते लेकिन आपके पैसों से कितने बच्चों की जिंदगी बन रही है। धनंजय ने अब गुस्से में कहा, अंडस्को, मुझे किसी की जिंदगी नहीं बनानी, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। इनफैक्ट आज लॉयर आ जाएगा, साइन करो, निकलो मेरे घर से। मेरे बाप ने बहुत खैरात बांटी, अब मैं एक फूटी कौड़ी अनाथ आश्रम में नहीं दूंगा। इस पर धरा जल्दी से धनंजय के पास आई और उसके पैरों में बैठती हुई बोली, अंडस्को, ऐसा मत कीजिए मिस्टर दीवान। धरा गिड़गिड़ाते हुए बोली, अंडस्को, मिस्टर दीवान, वह बच्चे तो पहले ही अनाथ है, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो उन्हें जीने के लिए खाना तक नसीब नहीं होगा। इस पर धनंजय ने धरा की बाजू पकड़कर उठाकर गुस्से में कहा, अंडस्को, यह मेरा प्रॉब्लम नहीं है और अब मैं तुम्हें और एक मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। धरा फिर से हाथ जोड़कर बोली, अंडस्को, प्लीज मिस्टर दीवान, इस बार आप जो कहेंगे मैं करूंगी, प्लीज पैसे भेज दीजिए। धनंजय तो गुस्से में धरा को देख रहा था। धरा फिर से हिम्मत करके हाथ जोड़कर बोली, अंडस्को, इस बार आप मुझे जिसके पास भेजेंगे मैं उसे खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज आप अनाथ आश्रम में पैसे भेज दीजिए। प्लीज मिस्टर दीवान, हाथ जोड़कर कहती हूँ, आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, लेकिन अनाथ आश्रम में पैसे भेज दीजिए। धरा ये सारी बातें कैसे बोल रही थी वही जानती थी। धरा की ऐसी बातों पर धनंजय को और ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि धनंजय ने उसे शेख के पास इस काम के लिए नहीं भेजा था, लेकिन धरा ये बात मान चुकी थी कि धनंजय ने उसे शेख को खुश करने के लिए भेजा था। धनंजय ने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह धरा को अपनी जिंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता था कि वह इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करे। धनंजय ने धरा की बाजू को पकड़ा और कमरे के बाहर खींचता हुआ लाया। धरा कंटिन्यू गिड़गिड़ाती रही और बोलती रही, मिस्टर दीवान, माफ कर दीजिए, मैं सच कहती हूँ, आप जो कहेंगे वह करूँगी, इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज मिस्टर दीवान, अनाथ आश्रम में पैसे भिजवा दीजिए। लेकिन धनंजय ने धरा की एक भी नहीं सुनी और उसे कमरे से खींचता हुआ हाल में ले आया। दूसरी तरफ अनिका धनंजय और धरा को देख रही थी। अनिका की आंखों में भी धरा को देखकर आंसू आ गए। धनंजय जिस तरह से धरा के साथ बिहेव कर रहा था, यह नज़ारा देखकर कोई भी रो पड़ता। यही हाल अनिका का भी था। अनिका किचन में अंगद के लिए नाश्ता बना रही थी, लेकिन उसकी आंखें धरा और धनंजय पर ही टिकी थी। तभी अंगद किचन में आया। अनिका ने ध्यान नहीं दिया और वह धनंजय और धरा को ही देखती रही। अंगद को गुस्सा आ गया और उसने उसका हाथ पकड़कर जलती हुई गैस पर रख दिया। जलन की वजह से अनिका ने जल्दी से अपना हाथ कैसे हटाया तो अंगद ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, दूसरों के पति पर ध्यान देना बंद करो। वैसे भी तुम्हारा जेठ लगता है, तुम्हारा जेठ तुम्हारी जेठानी के साथ कुछ भी करे, तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने आंसू आते कहाँ से हैं कि तुम अपने दर्द पर भी बहा लेती हो और धरा के दर्द पर भी बहा लेती हो। उन्हें देखना बंद करो और मेरा नाश्ता बनाओ। अनिका ने सिर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। अनिका की हथेली में दर्द हो रहा था, लेकिन इससे कहीं ज्यादा दर्द अंगद ने उससे पहले दिया था। अब तो अनिका को दर्द महसूस होना बंद ही हो गया था। अनिका ने अपना हाथ पनी के टेप के नीचे रखा, उसे थोड़ी राहत मिली और फिर वह दोबारा से नाश्ता बनाने लगी। दूसरी तरफ दीवान महल के बाहर देव ने गाड़ी रोकी। देव जैसे ही गाड़ी से उतरकर दीवान महल के अंदर जाने लगा, श्वेत परी उसके सामने आ गई। श्वेत परी को देखकर देव ने हाथ बांधकर कहा, अंडस्को, तुम क्या दिन में भी आ जाती हो? इस पर श्वेत परी मुस्कुरा कर बोली, अंडस्को, महारानी परी ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। और वह क्या है? देव ने बड़े ही मीठे स्वर में पूछा। इस पर श्वेत परी हंसकर बोली, अंडस्को, तुम्हें झूठ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी मैजिक पावर कम होने लगेगी, और अगर सच बोलोगे तो तुम्हारी मैजिक पावर बढ़ेगी। तो कोशिश करना कि तुम सच बोलो, झूठ का सहारा ना लो।
यह महारानी परी दिन पर दिन मेरा टास्क बढ़ा रही है, देव ने भी एटीट्यूड के साथ कहा। श्वेत परी ने एक बार देव की तरफ देखकर मुस्कुराहट पास की और फिर गायब हो गई। धनंजय खींचता हुआ धरा को मेन गेट पर ले आया और लगभग उसे बाहर की तरफ धकेल दिया। धरा गिरती उससे पहले ही देव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। देव ने बहुत स्टाइल से धरा को पकड़ा हुआ था, जैसे एक कपल डांस करते हुए एक दूसरे को पकड़ते हैं। देव धरा की आंखों में देख रहा था और धरा देव की आंखों में। उन दोनों को इस पोजीशन में देखकर धनंजय की सुलग गई। धनंजय ने कुछ कहा नहीं, बल्कि गुस्से में देव को देखने लगा। देव ने धरा को देखा और फिर अपना चेहरा घुमाकर धनंजय को और फिर से धरा को देखकर आंख मारते हुए बोला, अंडरस्को है ब्यूटीफुल, तुम गिर जाती लेकिन मैंने तुम्हें संभाल लिया। देव ने फिर धरा को खड़ा किया। धरा की आंखों में अब भी पानी था। धनंजय ने गुस्से में देव को देखकर कहा, अंडरस्को कौन हो तुम? इस पर देव ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को मैं देवदास। इस पर धनंजय ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को ये कैसा इंट्रोडक्शन है, कौन देवदास और यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर देव ने कहा, अंडरस्को तुम्हें नहीं पता देवदास कौन था? चलो मैं बता देता हूँ। देवदास शाहरुख खान था जो अपनी प्रेमिका के लिए मतलब ऐश्वर्या रॉय के लिए छलक छलकता जाए रे गाना गाकर पी पी कर अटून होकर मर गया था। देव की बात सुनकर अंगद की भी बोएं तन गई। अंगद भी हाल में आया और देव को देखकर बोला, अंडरस्को तुम देव हो, देवदास हो या जो भी हो, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? इस पर देव ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहा, अंडरस्को तुम सबकी अकल ठिकाने लगाने आया हूँ। तुम तीनों भाइयों को अपने ऊपर बहुत घमंड है ना, बहुत गुस्सा करते हो, तो मैं तुम लोगों का गुस्सा कम करने आया हूँ। अब तक यज्ञ भी हाल में आ गया था, उसे कुछ नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए उसने धनंजय की तरफ देखकर पूछा, अंडरस्को ये कौन है भैया? इस पर धनंजय ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को देवदास है। देवदास सुनते ही यज्ञ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह हंसते हुए बोला, अंडरस्को इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये देवदास है। इस पर देव ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को क्यों, मैं धोती पहन कर आऊंगा, एक हाथ में बोतल लूंगा, एक हाथ से धोती का सिरा पकड़ लूंगा और झूमता हुआ आऊंगा, तभी देवदास लगूंगा। तभी बाहर से राजेश्वर जी भी आ गए। राजेश्वर जी अपने साथ यामिनी और यश को भी लाए थे। राजेश्वर जी को घर के केयरटेकर सुधीर ने सब कुछ बता दिया था, इसलिए वह फार्म हाउस से सीधा हॉस्पिटल चले गए और वहां से यामिनी और यश को लेकर घर आ गए। राजेश्वर जी भी अंदर जाकर देव की तरफ देखकर बोले, अंडरस्को तुम कौन हो बेटा? इस पर देव ने राजेश्वर जी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को अरे आप मुझे भूल गए, आप ही तो मंदिर में बैठे हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि है महादेव किसी को भेज दो जो आपकी सारी परेशानियों को हर ले। समझ लीजिए मुझे महादेव ने भेज दिया, मैं महादेव का दास देवदास हूँ। अकेले राजेश्वर जी थे जो देव की बातों पर मुस्कुराने लगे। राजेश्वरी जी ने फिर पूछा, अंडरस्को बताओ ना बेटा कौन हो तुम? इस पर देव ने कहा, अंडरस्को अरे आप भूल गए, आप ही ने तो मुझे बुलाया था, याद कीजिए। देव ने आगे बढ़कर राजेश्वर जी के पैर छू लिए। राजेश्वर जी के हाथ अपने आप ही देव के सर पर चले गए और उनके मुंह से निकला, अंडरस्को भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि वह जानता था इस आशीर्वाद का कोई वजूद नहीं। राजेश्वर जी को याद आया कि कल रात वह अपनी बहन के सामने अपना दुख रो रहा था और उसकी बहन ने ही कहा था कि वह अपने बेटे को उसके घर में भेज देगी, जो धनंजय और उसके भाइयों को समझा देगा। राजेश्वर जी ने देव को देखकर कहा, अंडरस्को लेकिन तुम अमेरिका से इतनी जल्दी कैसे आ गए? कल रात थी तो मैंने तुम्हारी माँ से बात की थी। इस पर देव ने राजेश्वर जी की तरफ आंख मारकर कहा, अंडरस्को अरे मामा जी मुझे कहीं भी आने जाने के लिए वक्त नहीं चाहिए होता, मैं तो चुटकी बजाकर कहीं भी पहुंच जाता हूँ। देव की ऐसी अजीब सी बात सुनकर राजेश्वर जी हंसने लगे। राजेश्वर जी आज बहुत दिनों बाद हंसे थे, उन्हें देव का सच बोलना मजाक लग रहा था।
राजेश्वर जी ने देव के कंधे पर हाथ मार कर कहा, अंडस्को, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों से मिलवाता हूँ। राजेश्वर जी ने सबसे पहले देव को धनंजय से मिलवाया। धनंजय तो पहले ही देव को देखकर चिढ़ गया था, इसीलिए उसने देव को देखकर मुंह फेर लिया और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। देव ने मन ही मन कहा, अंडस्को, धनंजय साहब, सबसे ज्यादा दर्द तो मैं तुम्हें ही दूंगा। राजेश्वर जी ने यज्ञ और अंगद से देव को मिलवाया। उन दोनों ने भी अंगद को इग्नोर कर दिया और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। देव ने उन दोनों को देखकर मन ही मन कहा, अंडस्को, भाई भी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे यह नक्शे कदम मैं चेंज कर दूंगा। मेरे सामने ना ही तुम्हारा घमंड काम आएगा और ना ही तुम्हारा एटीट्यूड। अपने तीनों बच्चों के ऐसा करने से राजेश्वर जी देव के सामने शर्मिंदगी महसूस करने लगे। देव ने राजेश्वर जी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, अरे मामा जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं देव हूँ, देव का दास। देवदास, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। इस पर राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, पता नहीं देव सब ठीक होगा भी या नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो ये तीनों मेरी अर्थी को कंधा देने भी नहीं आएंगे। इस पर देव ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को, आपकी मृत्यु अभी नहीं होगी, आपको भी बहुत जीना है, तो अपनी मृत्यु के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और जितनी जिंदगी है उस जिंदगी को आराम से खुश होकर जी लीजिए। अब चलिए मामा जी, हम भी नाश्ता करते हैं। राजेश्वर जी ने फिर से एक बार देव को देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। राजेश्वर जी देव के चेहरे पर आए हुए तेज को देखते थे तो उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, जिसके चलते ना चाहते हुए भी उनके होठों के कोने मुड़ जाते थे। ऐसा लग रहा था देव अपने साथ साथ राजेश्वर जी की उम्मीद भी ले आया था। सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे। यामिनी यश को लेकर कमरे में जाने लगी तो देव ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को, आप यामिनी भाभी हैं ना? ये सुनते ही यज्ञ आंखें फाड़े देव को देखने लगा। देव ने यह बात जानबूझकर बोली थी। यामिनी भी देव की बात सुनकर हैरान हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि देव उसके और यज्ञ के बारे में सब कुछ जानता है और अब वह यज्ञ को सब कुछ सच सच बता देगा। फिर तो उसे यज्ञ के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। वैसे भी कल रात यज्ञ ने जो यामिनी के साथ किया, उसके चलते तो यामिनी अब यज्ञ से दूरी बना लेना चाहती थी। देव ने भी यह बात जानबूझकर बोली थी। देव ने फिर राजेश्वर जी की तरफ देखा और अपनी बात सही करते हुए कहा, अंडस्को, सॉरी भाभी, तो मैंने गलती से लगा दिया। आप यामिनी हैं ना, जो मामा जी को थेरेपी में हेल्प करती है? देव की बात सुनकर यामिनी ने सांस ली और हाँ में गर्दन हिला दी। देव ने कहा, अंडस्को, ये आपका बेटा है? यामिनी ने फिर से हाँ में ही गर्दन हिला दी। देव अपनी चेयर से खड़ा हुआ और यामिनी के पास गया और फिर उसने यश को गोद में उठा लिया। देव ने फिर यामिनी को देखकर कहा, अंडस्को, आपके बेटे को मैं संभाल लेता हूँ, आप आइए हम सबके साथ नाश्ता कीजिए। राजेश्वर जी ने भी देव की बातों को बढ़ावा देते हुए कहा, अंडस्को, हाँ यामिनी, आ जाओ, खाना खा लो। यामिनी सबके सामने मना नहीं कर पाए और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। देव यश को लेकर खड़ा था। देव ने धीरे धीरे यश के सिर पर हाथ लगाया और जादू से उसकी सारी चोट ठीक कर दी। यश, जो कि बहुत दर्द को फील कर रहा था, उसके चेहरे पर अचानक की मुस्कुराहट आ गई क्योंकि देव ने उसे बिल्कुल ठीक कर दिया था। देव फिर यश को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया और उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाते हुए बोला, अंडस्को, यामिनी, इसे कुछ नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। यामिनी ने यश को देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। यश सुबह से ही गुमसुम था, चुपचाप यामिनी के गोद में चिपका हुआ था और अचानक से यश बिल्कुल पहले जैसा यश बनकर खिलखिलाकर हंस रहा था। यामिनी ने अगले ही पल यश को गोद में उठा लिया और उसे बहुत सारा प्यार किया और फिर यामिनी की आंखों में भी खुशी के आंसू के साथ साथ चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देव ने कहा, अंडस्को, यामिनी, यश के सिर की पट्टी खोल दो, मुझे नहीं लगता कि इतनी चोट है कि यह पट्टी बांधकर घूमेगा। यामिनी थोड़ा हिचकिचा रही थी, इतने में देव ने यश के सिर की पट्टी खोल दी। यामिनी ने देखा तो सच में चोट ज्यादा नहीं थी, थोड़ा सा ही कट दिख रहा था।
धरा, जो कि नजर झुकाए हुए डाइनिंग टेबल के पास ही खड़ी थी, वह जैसे भी करके राजेश्वर जी से अनाथ आश्रम में पैसे ट्रांसफर करवाना चाहती थी। देव ने धरा की परेशानी को समझते हुए कहा, मामा जी, आप किसी अनाथ आश्रम में पैसे भी ट्रांसफर करवाते हो ना? इस पर राजेश्वर जी ने कहा, हाँ देव, मैं तो भूल ही गया, मुझे वहाँ भी पैसे ट्रांसफर करवाने थे। इतना कहकर राजेश्वर जी ने धरा की तरफ देखा, जो नम आंखों से राजेश्वर जी को ही देख रही थी। राजेश्वर जी ने कहा, धरा, रघुनाथ जी को फोन करके कह दो कि मैं उन्हें अभी पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी, जबकि धनंजय का चेहरा गुस्से में भर गया। राजेश्वर जी ने सुधीर से अपना फोन मंगवाया और थोड़ी ही देर में पैसे ट्रांसफर कर दिए और फिर से धरा को देखकर बोले, धरा, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही वह पीछे पलटी, उसने महसूस किया कि उसका दुपट्टा किसी ने पकड़ लिया। धरा ने पलटकर देखा तो उसका दुपट्टा देव ने पकड़ा हुआ था। धरा ने हैरानी से देव को देखा तो देव बोला, आप नाश्ता नहीं करेगी? आइए बैठिए, नाश्ता कीजिए। धरा ने एक बार फिर धनंजय को देखा, जैसे सुलगती हुई आंखों से धरा को ही देख रहा था। धरा ने फिर देव को देखकर कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो खा लूंगी। धरा फिर से वापस जाने लगी, लेकिन देव ने उसका दुपट्टा नहीं छोड़ा। उसने उसका दुपट्टा फिर से खींचते हुए कहा, धरा, आज मैं आया हूं ना, आज तो तुम खाना यही खाओगी, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा, और कहते हैं घर के मेहमानों को नाराज नहीं करते। राजेश्वर जी ने भी देव की बातों को पानी देते हुए कहा, हाँ धरा, बैठ जाओ, इससे क्या डर रही हो? वैसे भी कुछ दिनों बाद तुम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा, तो आज से तुम हम सबके साथ ही खाना खाओगी। धरा चुपचाप देव के बराबर में बैठ गई। देव ने धरा को नाश्ता सर्व किया। धरा को डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे नाश्ता करने लगी। देव बड़े प्यार से धरा को नाश्ता सर्व कर रहा था। धरा जितना मना करती, देव उतना ही उसे प्यार से सर्व करता, और यह सब देखकर धनंजय अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने सुबह पहले देव की बाहों में धरा को देख लिया, और अब देव इतनी प्यार से धरा को सर्व कर रहा था। ये सब देखकर धनंजय अंदर ही अंदर पूरी तरह से किलस चुका था। सब नाश्ता कर रहे थे, लेकिन अनिका सबको नाश्ता करवा रही थी। अनिका ने जैसे ही एक पराठा अंगद की प्लेट में रखा, तभी देव ने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका भाभी, एक पराठा मुझे भी दे दो। अनिका घूमकर देव के पास गई और उसकी प्लेट में एक पराठा रख दिया। ये देखकर अंगद अंदर ही अंदर जल भून गया। अनिका जाने लगी तो देव ने उसका जला हुआ हाथ पकड़ लिया और फिर हथेली को देखकर बोला, यह क्या हुआ अनिका भाभी? अनिका अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही किचन में काम कर रही थी, हल्का सा हाथ जल गया। इस पर देव ने अनिका की हथेली पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा, भाभी, ये तो मुझे जला हुआ नहीं लग रहा। देव ने जैसे ही अपना हाथ हटाया, अनिका का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया था। उसे जो जलन से दर्द हो रहा था, अब वह जलन का दर्द भी खत्म हो गया था। अनिका ने अपना हाथ देखा तो हैरान हो गई। जलने की वजह से उसकी हथेली जो लाल हो गई थी, वह ठीक हो चुकी थी। देव ने अनिका का हाथ छोड़ दिया और तभी देव के सामने जो चेयर खाली पड़ी थी, उसमें श्वेत परी आकर बैठ गई और वक्त रुक गया। श्वेत परी देव से गुस्से में बोली, देव, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने अनिका का हाथ क्यों पकड़ा? इस पर देव ने श्वेत परी को आंख मारते हुए कहा, तो तुम्हारा पकड़ लेता हूँ, इसमें इतना जलने वाली क्या बात है? श्वेत परी ने अपनी छड़ी दिखाते हुए कहा, देव, मैं इसी से मारूंगी, मुझे बताओ तुमने अनिका का हाथ क्यों पकड़ा? इस पर देव ने कहा, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मैं किसी का भी हाथ पकड़ूं? श्वेत परी बोली, देव, मैं तुम्हें कहा था ना, तुम अपने जादू का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन तुमने तो यहाँ आते ही आब्राकादाब्रा करना शुरू कर दिया। देव बोला, अनिका के हाथ में दर्द था, बस मैंने वह दर्द खत्म किया है। इस पर श्वेत परी ने कहा,
अंडरस्को अगर तुम ऐसे ही सबका दर्द खत्म करते रहे तो तुम्हारी मैजिक पावर खत्म हो जाएगी। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? नर्म त्वचा वाला भारतीय कछुआ है क्या जो खत्म होने की कगार पर है? देव ने स्टाइल मारते हुए कहा। श्वेत परी बोली, अंडरस्को ओ तुम्हें तो समझना भी बेकार है। मैं जा रही हूँ, जब तुम्हारा सारा जादू खत्म हो जाएगा तब तुम्हें अकल आएगी। श्वेत परी गुस्से में वहां से चली गई। श्वेत परी जाते ही देव ने चुटकी बजाई और वक्त फिर से चलने लगा। देव ने जब अनिका का हाथ पकड़ा तो अंगद को बहुत गुस्सा आया। अंगद ने इस वक्त अपना गुस्सा दबाना जरूरी नहीं समझा। वह तो देव के सामने और ज्यादा गुस्सा दिखाना चाहता था ताकि देव अनिका से दूर रहे। देव ने जानबूझकर अनिका का हाथ पकड़ा था क्योंकि वह भी अंगद का गुस्सा देखना चाहता था। अंगद ने अनिका को देखकर दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को ये कैसा पराठा बनाया है? तुम्हें तो कितना भी कह लो तुम कभी टेस्टी खाना नहीं बनाओगी। इतना कहकर अंगद ने जानबूझकर पराठे की प्लेट फर्श पर फेंक दी। अंगद को इतने गुस्से में देखकर अनिका फिर से सहम गई। अनिका की आंखों में पानी आ गया। अंगद तो अनिका को डराना चाहता था और उसने अनिका को डरा भी दिया। देव को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह तो आराम से अपना नाश्ता कर रहा था। अंगद ने एक नज़र देव को देखा और उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि उसने अपना गुस्सा देव को दिखाने के लिए ही किया था और देव ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। अंगद को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया। वह जैसे ही अपनी चेयर से उठा एक चर्रा की आवाज आए, उसकी पेन फट गई। अंगद की तो आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। भला उसकी पेन कैसे फट सकती थी? इस वक्त सब अंगद की तरफ देख रहे थे। किसी के अंदर हंसने की हिम्मत नहीं थी। इसके ऑपोजिट देव का तो हंस हंसकर बुरा हाल था। देव को कुछ तो हंसी आ रही थी, कुछ वह जानबूझकर जोर जोर से हंस रहा था। देव को हंसता हुआ देखकर तीनों भाइयों के चेहरे पर गुस्सा आ गया। अंगद जैसे ही खड़ा था वैसे ही चेयर पर बैठ गया। उसने अपने दांत पीसकर एक मुक्का डाइनिंग टेबल पर मारा, लेकिन देव का हंसना बंद नहीं हुआ। देव को ऐसे हंसता हुआ देखकर राजेश्वर जी भी हंसने लगे। काफी हंसने के बाद देव ने अंगद की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को ये तो नॉर्मल है, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? पैंट ही तो थी, फट गई। अब भला पैंट पर अपना गुस्सा कैसे निकालोगे? तुम तो वैसे भी अपना गुस्सा उस इंसान पर निकालते हो जो तुम्हें पलटकर कभी जवाब नहीं देता, लेकिन जिस दिन उस इंसान ने तुम्हें पलटकर जवाब दे दिया उस दिन तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की नहीं रह जाएगी। ये बात बोलकर देव ने अनिका की तरफ देखा, जो आंखें झुकाए खड़ी थी। उसे सच में डर था कि अंगद इस बात का गुस्सा भी इस पर निकलेगा। अंगद गुस्से में खड़ा हुआ। उसने अपने कोट से अपनी बैग को कवर किया और कमरे में चला गया। अंगद के जाते ही देव और राजेश्वर जी फिर से जोर जोर से हंसने लगे। अंगद को उन दोनों की हंसी अपने कमरे तक सुनाई दे रही थी। अंगद ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, अंडरस्को देव तुम्हें तो मैं इस घर में रहने नहीं दूंगा, तुम्हें तो मैं इस घर से निकाल कर रहूंगा। दूसरी तरफ देव ने मन ही मन कहा, अंडरस्को तुम तो मुझे हिला भी नहीं पाओगे, इस घर से निकलना तो दूर की बात। थोड़ी देर बाद यामिनी भी अपने बच्चे को लेकर उठ गई। राजेश्वर जी ने यामिनी से यश को लेते हुए कहा, अंडरस्को यामिनी लाओ थोड़ी देर यश के साथ वक्त बिता लूं। यामिनी ने यश को दादाजी को दे दिया और खुद अपने कमरे की तरफ जाने लगी। यज्ञ जो कि पहले ही नाश्ता करके अपने कमरे में कुछ इम्पोर्टेंट फाइल लेने गया था, वह अपने कमरे से बाहर आया तो उसने सामने से यामिनी को आते देखा। यज्ञ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह यामिनी के पास गया और उसने जानबूझकर यामिनी को टक्कर मार दी। यामिनी अपना वेट संभाल नहीं पाए और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने से यामिनी की कोहनी में चोट लग गई। यामिनी ने गुस्से में यज्ञ को देखा और यज्ञ एक आंख मार कर हल्की सी मुस्कान देकर चला गया। यामिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने एक मॉन्स्टर को प्यार किया जिसे लड़कियों की इज्जत करना बिल्कुल नहीं आता। यज्ञ मुस्कुरा कर नीचे हॉल में आ गया। नीचे आते हुए उसने सामने देव को देखा। यज्ञ ने सोचा वह देव को टक्कर मारेगा और देव भी गिर जाएगा क्योंकि देव दिखने में यज्ञ जितना मजबूत नहीं था।
यज्ञ ने देव की आंखों में देखता हुआ हल्का सा मुस्कुराता हुआ उसकी ओर बढ़ा और उसने देव को टक्कर मार दी, लेकिन देव तो यज्ञ से हिला भी नहीं, बल्कि यज्ञ ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ये देखते ही देव जोर जोर से हंसने लगा। देव की हंसी यामिनी के कानों में पड़ी। यामिनी ने जैसे ही अपने कमरे से निकाल कर हाल में देखा, यज्ञ जमीन पर गिरा हुआ था और देव जोर जोर से हंस रहा था। देव ने बिना यामिनी की तरफ देखे हुए कहा, अंडस्को, यज्ञ साहब इसे कहते हैं शेर को सवा शेर मिलना। तुम तो ऐसे इंसान से टकराते हो जो शरीर से कमजोर है, जिसे तुम आराम से गिरा सकते हो, लेकिन आज तुम मुझसे टकराए हो जो शरीर में तो तुमसे कमजोर है लेकिन तुमसे गिरेगा नहीं। यज्ञ को यकीन नहीं था कि देव जैसे लड़के को टक्कर मारने से वह गिर जाएगा। देव हंस रहा था और यज्ञ हैरान होकर देव को देख रहा था। यज्ञ सच में शरीर में देव से काफी मजबूत था, लेकिन फिर भी वह देव को टक्कर मारने से गिर गया। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। यज्ञ ने एक नजर यामिनी की तरफ देखा और फिर गुस्से में देव को देखा। यज्ञ अपनी जगह से खड़ा हो गया और फिर मन ही मन गुस्से में बोला, अंडस्को, तुम्हें तो मैं यहाँ 2 दिन से ज्यादा टिकने नहीं दूंगा, बहुत जल्दी तुम्हारा अमेरिका का टिकट कटवा दूंगा। देव ने भी हाथ बांधकर मन ही मन कहा, अंडस्को, 2 दिन क्या, तुम तो 2 जन्म भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। धनंजय ने जब देखा कि देव को टक्कर मारने से यज्ञ गिर गया, तो धनंजय का चेहरा गुस्से में भर गया। धनंजय दांत पिसता हुआ देव के पास आया और उसने देव को मारने के लिए पंच उठाया। देव ने धनंजय का हाथ वही पकड़ लिया। धनंजय को बहुत हैरानी हुई, आज तक किसी में भी धनंजय का हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं की थी। देव ने हाथ पकड़ा तो पकड़ा, उसे इतनी जोर से दबाया कि धनंजय की चीख निकलते निकलते रह गई। धनंजय भी जानता था अगर उसकी चीख निकल गई तो उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। देव धनंजय का हाथ मरोड़ रहा था और धनंजय अपना दर्द को कंट्रोल कर रहा था। धनंजय देव से अपना हाथ छुड़वाना चाहता था, लेकिन देव ने धनंजय का हाथ छोड़ा ही नहीं, बल्कि मुस्कुराकर धनंजय को देख रहा था। देव ने धनंजय का हाथ पकड़े हुए ही कहा, अंडस्को, बहुत स्ट्रांग हो धनंजय, जो इतना दर्द होने के बाद भी चीख नहीं रहे। वैसे मैंने सुना है मामा जी से कि तुम्हें दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द तो हर मर्द को होता है। तुम्हें भी होगा क्या? तुम्हें तो हो रहा है, लेकिन अपना दर्द छुपाने में निपुण हो तुम। धनंजय को सच में बहुत दर्द हो रहा था। उसे यकीन नहीं था कि देव जैसा एक चॉकलेट बॉय उसका हाथ पकड़ लेगा और उसे ऐसा दबाएगा कि उसकी चीख निकलते निकलते रह जाएगी। देव ने फिर मुस्कुराकर धनंजय का हाथ झटक दिया। धनंजय 4 कदम पीछे हट गया। धनंजय भी देव को हैरानी से देख रहा था। एक दिन में देव ने तीनों की बैंड बजा दी थी, या कह सकते हैं तीनों को एक सबक सिखा दिया कि वे चाहे जितने भी मजबूत हो, उनकी मजबूती को कोई ना कोई तोड़ सकता है। धनंजय का एटीट्यूड हट हो गया। आखिर एक लड़के ने उसका हाथ जो पकड़ लिया था। धनंजय ने अपना पंच बनाया और देव को मारने को हुआ। देव 2 कदम पीछे हटता हुआ बोला, अंडस्को, धनंजय, अगर इस बार मैंने हाथ पकड़ा तो हाथ उखाड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, इसलिए अपना हाथ अपने कंट्रोल में कर लो। शक्ल पर मत जाओ, मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं तुम दोनों भाइयों को खड़े खड़े पीट सकता हूँ। धनंजय ने अपना कोर्ट निकाला और फाइटिंग मोड में आते हुए कहा, अंडस्को, तुम पहले मुझसे लड़ो, उसके बाद डायलॉग मारना। देव ने हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, उफ धनंजय, तुम्हारा एटीट्यूड, काश मैं लड़की होती तो अब तक तो तुमसे इम्प्रेस हो गई होती। देव के मुंह से यह बात सुनकर धनंजय को गुस्सा आ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह किसी लड़के से अपने बारे में ऐसी बात सुनेगा। धनंजय बोला, अंडस्को, पहले मुझसे फाइट करो, उसके बाद अपनी यह छिछोरी हरकतें करना। इस पर देव ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, अरे छिछोरी हरकतें नहीं है, मेरे दिल की बात है, सच में तुम्हारा एटीट्यूड तो आग लगता है। यकीन नहीं आता कि एटीट्यूड से धरा को प्यार नहीं हुआ। कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हारे एटीट्यूड पर फिदा हो गई होती, लेकिन धरा थोड़ी मजबूत है, तुम्हारे एटीट्यूड पर फिदा नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, तुम दोनों का तो डिवोर्स होने वाला है, धरा को मैं पटा लेता हूँ। डन। कमेंट कर दो मुझे तो आज बड़ी हंसी आई चैप्टर लिखकर। फ्रेंड्स, थोड़े दिन रुक जाओ, 7-8 दिन, उसके बाद आप लोगों को सुबह सुबह ही चैप्टर मिल जाएंगे। यह सुनकर धनंजय को और गुस्सा आ गया, उसकी नसें तन गई।
जिसे देखकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। देव धनंजय के मन में यह बात बिठाना चाहता था कि धनंजय के इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होने के बाद भी धरा ने उसे घास नहीं डाली। धनंजय के गुस्से की आग में देव ने घी डालते हुए कहा, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं तुम्हारी एक्स वाइफ को अपनी नेक्स्ट वाइफ बना लूं? धनंजय पहले ही फाइटिंग मोड में खड़ा था और अपने गुस्से को दबा रहा था। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, बातों को घुमाओ मत, मुझसे लड़ाई करो। देव ने कंधे उचका कर कहा, ठीक है। धनंजय ने फिर से एक पंच मारने के लिए हाथ उठाया तो देव ने उसका हाथ फिर से वही पकड़ लिया। देव के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जबकि धनंजय की बोएं तनी हुई थी। इस बार भी देव ने धनंजय का हाथ अच्छे से पकड़कर दबा दिया। धनंजय ने दूसरे हाथ से देव को मारना चाहा तो देव ने धनंजय का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। देव ने धनंजय के दोनों हाथों को कसकर पकड़ हुआ था और उसे दबा रहा था। धनंजय को दर्द हो रहा था लेकिन धनंजय के दर्द सहने की क्षमता भी बहुत ज्यादा थी। देव जानता था कि धनंजय को तोड़ना आसान नहीं है और धनंजय इतनी जल्दी टूटेगा भी नहीं। आखिर धनंजय के अंदर इतना एटीट्यूड जो था, अगर धनंजय चीख देता तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती और धनंजय को अपने बेइज्जती मंजूर नहीं थी, इसलिए वह दर्द को सहता रहा। देव ने थोड़ी देर धनंजय को ऐसे ही पकड़ कर रखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, तो मिस्टर धनंजय दीवान, इतनी बॉडी बनाने का, इतनी किलर लुक देने का, इतनी एंगर पर्सनैलिटी होने का कोई फायदा नहीं अगर तुम्हें धरा एक नज़र भी नहीं देखा तो। देव ने फिर धनंजय के दोनों हाथों को छोड़ दिया और धनंजय 2 कदम पीछे हट गया। धनंजय को और ज्यादा गुस्सा आ गया लेकिन इस बार उसने देव पर हाथ नहीं उठाया। देव ने अपनी पॉकेट में हाथ डाले और फिर धनंजय के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कहा, श्रीमान धनंजय दीवान, सुना है एक से एक लड़की तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती है और कितने ही ऑफर तुम्हें आते हैं और कितनी ही लड़कियां तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करती हैं और कितनी ही लड़कियां तुम्हारे साथ 1 नाइट स्टैंड भी करने के लिए भी तैयार है, लेकिन तुम लड़कियों के मामले में थोड़े शरीफ हो। तुमने आज तक किसी भी लड़की को उस नज़र से नहीं देखा और तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। कमाल का रिश्ता है तुम दोनों का। धनंजय देव की बात सुनकर अंदर ही अंदर सुलग रहा था। वह इस बात को लेकर बहुत हैरान था कि देव जैसे चॉकलेट बॉय को वह हरा नहीं पाया। ऊपर से देव के ताने भारी बात उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। देव फिर धनंजय के सामने खड़ा हुआ और फिर थोड़ा सा पास जाकर उसके कान में बोला, तुम सच में लड़के हो ना? ऐसा तो नहीं तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट हो? धनंजय ने हैरानी से देव को देखा और फिर दांत पीसते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस पर देव ने कहा, चलो मान लेते हैं तुम्हें लड़के पसंद है, लेकिन धरा को तुम पसंद क्यों नहीं आए? देखने में तो तुम काफी स्मार्ट हो, दुनिया भर की लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल है, लेकिन घर में तुम्हारी बीवी जो कि अनाथ है, जिसके पास पैसे भी नहीं है, वह लड़की तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। इस पर धनंजय ने भी दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, अपनी बकवास अपने पास रखो, उस लड़की को मैंने ही अपने करीब आने से मना किया है, वरना वह तो मेरे आगे पीछे नाचती नजर आए। इस पर देव ने अपने हाथ ऊपर उठकर कहा, कमाल का सुपर ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर, तुम्हें सच में लगता है कि धरा जैसी लड़की तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी? चलो चलो ऑफिस जाओ, देर हो रही है। धरा ऐसी लड़की नहीं है जो तुम्हारी जैसी पर्सनैलिटी पर फिदा हो जाए, वह तो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी। धनंजय गुस्से में देव को कुछ कहता उससे पहले ही अंगद ने धनंजय का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, भैया इससे उलझने का टाइम नहीं है, आकर देख लेंगे, अभी ऑफिस चलते हैं। धनंजय, अंगद और यज्ञ तीनों ही ऑफिस के लिए निकल गए। देव उन्हें जाते हुए देख रहा था। देव के चेहरे पर एक मुस्कान थी जबकि उन तीनों के चेहरे पर दुनिया भर का गुस्सा। धनंजय अपनी गाड़ी में बैठा हुआ आंखें बंद किए हुए देव की बातों को याद कर रहा था, या कह सकते हैं उसके दिमाग में अपने आप ही देव की बातें हिट कर रही थी। धनंजय को ये बात घर कर गई कि धरा ने धनंजय को कभी भी नजर भर कर नहीं देखा। देव जो बात धनंजय के मन में बिठाना चाहता था वह बात देव ने धनंजय के मन में बिठा दी।
देव धनंजय को समझाना चाहता था कि बाहर उसे चाहे जितनी भी लड़कियां प्रपोज करे, लेकिन घर में उसकी बीवी उसे देखती भी नहीं है, और यह बात धनंजय को खटक गई। दूसरी तरफ अंगद को भी बार बार अपनी पैंट का फटना याद आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर डाइनिंग टेबल पर उसकी अचानक से पैंट कैसे फट सकती है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यज्ञ भी सोच रहा था कि एक लड़के से टकराने से वह नीचे कैसे गिर सकता है। तीनों ही अपनी अपनी सोच में गुम थे और तभी ड्राइवर ने गाड़ी दीवान इंडस्ट्रीज के बाहर रोक दी। तीनों उतरकर दीवान इंडस्ट्रीज के अंदर चले गए। तीनों अपने अपने केबिन में गए। तीनों का मन आज काम में नहीं था। अंगद तो चेयर पर बैठा ही नहीं क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं फिर से उसकी पैंट ना फट जाए। अंगद जब से ऑफिस आया था तब से केबिन में खड़ा ही था। जब भी वह चेयर या सोफे पर बैठने को होता उसे सुबह की बात याद आ जाती और वह फिर से खड़ा हो जाता। दूसरी तरफ यज्ञ एक हटे कटे बाउंसर को अपने केबिन में बुलाया और उसे टक्कर मारने लगा। वह बाउंसर यज्ञ की टक्कर मारने से 4 कदम पीछे हट जाता। यज्ञ ने फिर बाउंसर से कहा, अंडस्को अब तुम मुझे टक्कर मारो। बाउंसर ने यज्ञ को टक्कर मारी तो यज्ञ अपनी जगह से हिला भी नहीं। यज्ञ उस बाउंसर के साथ टक्कर मारने का गेम खेलता रहा और आखिर में यज्ञ ने खुद को समझाते हुए कहा, अंडस्को शायद मैंने पूरी फोर्स के साथ उसे टक्कर नहीं मारी इसलिए खुद ही गिर गया। दूसरी तरफ धनंजय अपने केबिन में था ही नहीं, वह तो अपने ऑफिस के बने जिम में था और पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। धनंजय को बार बार देव की बात याद आ रही थी। धरा ऐसी लड़की नहीं है जो तुम पर फिदा हो जाए, वह तो तुम पर घास भी नहीं डालेगी। धनंजय को जब भी यह बात याद आती वह पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकालता। धनंजय पंचिंग बैग को देखता तो उसे देव नजर आता और फिर वह गुस्से में और ज्यादा पंचिंग बैग पर पंच मारता। धनंजय ने आंखें बंद की और उसे अपनी और धरा की वेडिंग नाइट याद आई। फ्लैशबैक। धनंजय बहुत गुस्से में अपने कमरे में आया। धरा बेड पर बैठी हुई धनंजय का इंतजार कर रही थी। उन दोनों का सुहागरात का कमरा बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। धरा अंदर ही अंदर बैठी हुई डर रही थी क्योंकि उसने धनंजय के बारे में बहुत कुछ सुना था और गलत ही सुना था। उसे नहीं पता था धनंजय उसके साथ कैसा बिहेव करेगा, इसलिए वह बेड पर बैठी हुई हल्की हल्की कांप रही थी। धनंजय बहुत गुस्से में धरा के करीब गया और उसने उसकी बाजू पकड़ कर उठाते हुए चिल्लाकर बोला, अंडस्को अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरी तुम्हारी जिंदगी किसी नॉर्मल कपल की तरह चलेगी तो अपने दिमाग से यह घटिया बात निकाल दो। मैं तुम्हें कोई पति का प्यार नहीं दूंगा और आज के बाद इस कमरे में मत आना। धनंजय का गुस्सा देखकर धरा तो नम आंखों से धनंजय को देख रही थी। धरा तो जानती थी कि उसके साथ शायद कुछ ऐसा ही होगा। उसने सुना था कि धनंजय को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। धरा की आंखों में आंसू आने लगे। धनंजय को उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने धरा की बाजू पकड़ी और कमरे की बाहर धकेलता हुआ बोला, अंडस्को निकलो इस कमरे से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर मैंने तुम्हारी शक्ल इस मेंशन में देख ली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जब भी मैं इस घर में आऊँ तुम अपने कमरे में रहोगी और जब तक मैं इस घर से चला ना जाऊँ तुम अपने कमरे से बाहर नहीं आओगी, समझी तुम? इतना कहकर धनंजय ने धरा को अपने कमरे से निकाल दिया। तब से लेकर अब तक धरा धनंजय के सामने नहीं जाती थी और कभी गलती से चली गई तो धनंजय धरा को इंसल्ट किए बिना नहीं रहता था। फ्लैशबैक एंड धनंजय पंचिंग बैग पर पंच मारता हुआ बोला, अंडस्को वह तो मेरे आगे पीछे घूमती रहती, मैंने ही उसे भाव नहीं दिया। उसे तो जरा सा मुस्कुरा कर देख लूं तो वह मेरे आगे पीछे घूमती नजर आएगी और देव कहता है कि उसने मुझे घास नहीं डाली। फिर धनंजय हल्का सा तंज भरी मुस्कान में बोला, अंडस्को बल्कि मैंने ही उसे घास नहीं डाली, वह इस लायक ही नहीं है कि धनंजय के करीब आ सके। धनंजय ने लाख अपने आप को समझा लिया लेकिन जो बात देव ने उसके दिमाग में बैठा दी थी वह अपनी जगह वैसी की वैसी ही बैठी रही। धनंजय अपने आप को समझता रहा कि उसने धरा को घास नहीं डाली लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। धनंजय पंच मारता हुआ बोला, अंडस्को इस धरा को तो मैं अपने आगे पीछे घुमा कर ही रहूंगा। देव को दिखाकर रहूंगा कि धरा भी आम लड़कियों में से है, ना कि कोई स्पेशल लड़की है और ना ही वह इतनी मजबूत है कि मुझ जैसे लड़के को इग्नोर कर दे।
मैंने भी धरा के साथ लव गेम खेल के धरा को न हराया तो मेरा नाम भी धनंजय दीवान नहीं। ये सारी बातें देव सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। देव दीवान महल के गार्डन में पड़े झूले पर बैठा हुआ था और मन ही मन बोला, धनंजय दीवान, इस लव गेम के चक्कर में तुम फंस कर ही न रह जाओ। ऐसा ना हो कि धरा को अपनी तरफ खींचने के चक्कर में तुम ही उसकी तरफ खींचते चले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम ही धरा के आगे पीछे घूमने लगो। देव ने फिर अंगड़ाई लेकर कहा, श्रीमान धनंजय दीवान जी, इस गेम में तुम हारे तब भी धरा ही जीतेगी और तुम जीत गए तब भी धरा ही जीतेगी। दोनों सूरत में तो तुम ही हारोगे और धरा को जीत मिलेगी। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत आसानी से धरा को पटा लोगे, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। मैं नहीं होता तो तुम आसानी से धरा को मना लेते, क्योंकि धरा बहुत प्यारी है, लेकिन मेरे होते हुए बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी राजेश्वर जी भी गार्डन में आकर देव के पास बैठ गए। राजेश्वर जी को देखकर देव ने पूछा, आपने अंगद और अनिका की शादी का सच अंगद को क्यों नहीं बताया? इस पर राजेश्वर जी बोले, उसे बताने का कोई फायदा नहीं, वह उस बात को समझेगा ही नहीं। उसे बताना ना बताना बराबर है। सोचा था अनिका से शादी करके अनिका की जिंदगी बन जाएगी, लेकिन अनिका की जिंदगी तो बनी नहीं बल्कि और ज्यादा नरक बन गई। इस पर देव ने कहा, यह क्या बात हुई? मामा जी, उसे बताना तो चाहिए था ना, उसे पता तो चले कि आपने उसकी शादी अनिका से क्यों की। राजेश्वर जी बेबस होकर बोले, देव, कोई फायदा नहीं, वह इंसान पत्थर है और पत्थर पर कितना भी सिर पीटो अपना ही सर फूटता है, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता। देव झूल से खड़ा हो गया और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर इधर उधर चक्कर लगाता हुआ बोला, मामा जी, पत्थर को अगर चोट मारो तो उसकी बहुत सुंदर मूर्ति बना सकते हैं। आपके तीनों बच्चे भी ऐसे ही हैं, उन्हें चोट मारेंगे तो वह बहुत सुंदर मूर्ति बन जाएंगे। चोट कौन मारेगा देव? मैं तो समझा कर थक गया हूँ। मुझे तो खुद ही ऐसा लगता है कि अब तो उन्हें मुझसे भी प्यार नहीं, मैं भी इस घर में ना के बराबर ही रह रहा हूँ। राजेश्वर जी ने फिर से बेबस होकर कहा। देव बोला, मैं हूँ ना मामा जी, मैं उन्हें चोट मारूंगा। मैंने भी उस पत्थर को तराश ना दिया तो मेरा नाम भी महादेव का दास देवदास नहीं। देव का कॉन्फिडेंस देखकर राजेश्वर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देव ने फिर कहा, शाम को जब अंगद आएगा तब आप उसे उसकी शादी का सच बता देना। सच जानना उसका हक है। उसे पता होना चाहिए कि उसकी शादी किन हालातों में हुई है। उसे पता होना चाहिए कि अनिका ने उससे मजबूर होकर शादी की है। उसे पता होना चाहिए अनिका ये रिश्ता बहुत मजबूरी में निभा रही है। राजेश्वर जी भी अपनी जगह से उठते हुए बोले, मैं नहीं बताऊंगा देव, न ही मैं बताना चाहता हूँ। वैसे भी इस बात का कोई फायदा नहीं। फायदा और नुकसान अपने महादेव पर छोड़ दीजिए मामा जी। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। फल की इच्छा हेतु किया गया कर्म कर्म नहीं होता, वो तो लालच हो जाता है, और लालच को कर्म से नहीं जोड़ सकते। आपको कर्म को अलग और लालच को अलग करना होगा। आप अपना कर्म कीजिए, अंगद को फर्क पड़े ना पड़े ये बात की बात है, लेकिन आपको अपने कर्म के चलते अंगद को सच्चाई बता देनी चाहिए, देव ने कहा। राजेश्वर जी तो हैरानी से देव को देख रहे थे। वह सोच रहे थे, अमेरिका में रहने वाला लड़का इतनी ज्ञान की बातें कैसे कर सकता है। उन्हें तो ऐसा लग रहा जैसे सच में साक्षात देवदूत ही उसे प्रवचन दे रहे हो। ऊपर से देव की पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी ही थी। वाइट कपड़ों में देव बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। देव ने फिर सीटी बजाते हुए कहा, क्या हुआ मामा जी? राजेश्वर जी ने कहा, देव, मेरी एक बात मानोगे? देव ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजेश्वर जी बोले, देव, तुमने एक ही दिन में मेरे तीनों बेटों की हालत खराब कर दी। मैं चाहता हूँ तुम ही अंगद को उसकी शादी का सच बता दो। मुझे लगता है अगर तुम बताओगे तो वह इस बात को समझेगा और शायद अनिका को अपना ले। देव पंजों के बल राजेश्वर जी के सामने बैठ गया और बोला, मामा जी, एक बात बताए, औरत ही हमेशा आदमी के प्यार को क्यों तरसे? अनिका ही क्यों हमेशा अंगद का इंतजार करें?
क्यों अंगद के प्यार के लिए वह तरसती रहे? अंगद क्यों नहीं तरसता उसके प्यार के लिए? क्यों अनिका चाहती है कि अंगद उसे अपना ले? अंगद को किस बात का घमंड है, अपने पैसों का, अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का? समझ नहीं आता इस पृथ्वी लोक में अच्छी लड़कियों को अंगद जैसे मॉन्स्टर से ही प्यार क्यों होता है। इस पर राजेश्वर जी बोले, अंडस्को, मैं ज्यादा ज्ञानी तो हूँ नहीं, फिर भी कहते हैं औरत के अंदर सहन क्षमता ज्यादा होती है, वह आदमी से ज्यादा सह सकती है, वह आदमी से ज्यादा हर काम में सक्षम होती है, इसीलिए रिश्ते संभालने की जिम्मेदारी भी इस पर होती है। तभी तो औरत को देवी का रूप माना गया है। औरत के अंदर कितनी शक्ति है कोई नहीं जानता, और इसी शक्ति का, इसी क्षमता का, इसी सहने की आदत का आदमी पूरा पूरा फायदा उठाता है। देव बोला। राजेश्वर जी फिर से बेबस आवाज में बोले, अंडस्को, मैं जानता हूँ मेरे तीनों बच्चे इन लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, कभी कभी मन करता है हमेशा के लिए फार्म हाउस चला जाऊं, लेकिन फिर यश को देखता हूँ तो सारा दुख भूल जाता हूँ। देव ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को, आपको थोड़ा स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अब मैं आपको जहाँ जहाँ कहूँगा आप वहाँ अपने बच्चों को डांटोगे, आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा कि आप उनके बाप हो, वह आपके आप नहीं है। दीवान इंडस्ट्रीज। धनंजय अब भी पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकल रहा था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। धनंजय ने फोन पिक किया और सिर्फ एक शब्द कहा, अंडस्को, आ रहा हूँ। धनंजय फ्रेश होकर सीधा हॉस्पिटल चला गया जहां टाइगर एडमिट था। टाइगर को होश आ गया था और धनंजय टाइगर से मिलने गया था। टाइगर ने धनंजय को देखा तो बैठने की कोशिश करने लगा। धनंजय ने टाइगर को बैठाने में हेल्प की और उसके पास पड़े हुए चेयर पर बैठकर बोला, अंडस्को, हुआ क्या था उसे रात? टाइगर को धनंजय पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि मना करने के बाद भी धनंजय ने धरा को उस चीप से क्लब में भेज दिया था। टाइगर नाराज भरी टोन में बोला, अंडस्को, सर, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। धनंजय गुस्से में चेयर से खड़ा हो गया और जेब में हाथ डालकर एटीट्यूड के साथ बोला, अंडस्को, जो एक्सप्लेनेशन तुम मुझसे मांग रहे हो, मैं तुम्हें देना जरूरी नहीं समझता। टाइगर ने कहा, अंडस्को, मैं आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा, मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता। धनंजय को गुस्सा आ रहा था क्योंकि पिछले कई सालों से टाइगर उसी के साथ था, दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक रिश्ता था। टाइगर के जॉब छोड़ने से धनंजय को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, लेकिन अपने एटीट्यूड के चलते वह टाइगर को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझता था। धनंजय एटीट्यूड के साथ उस कमरे से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से टाइगर की आवाज आए, अंडस्को, सर, क्या सच में मेरा इतना हक नहीं है कि मैं आपसे सच जान सकूं? टाइगर की बात सुनकर धनंजय रुक गया और फिर वापस टाइगर के पास आकर बोला, अंडस्को, मैं बस धरा को डराना चाहता, उसे बताना चाहता था कि मैं कितना डेंजर आदमी हूँ ताकि वह मुझे छोड़कर चली जाए, और आपने ये तरीका अपनाया। टाइगर बोला। टाइगर ने मुंह फेर लिया और धनंजय हॉस्पिटल के कमरे में चक्कर लगाने लगा। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। टाइगर ने फिर कहा, अंडस्को, आपके डराने वाले तरीके की वजह से धरा मैम ने ना जाने उन शेख के मुंह से अपने बारे में क्या क्या सुना। उन्होंने तो धरा मैम को नोचने खाने की तैयारी की हुई थी। अगर मैं टाइम से अंदर नहीं जाता तो धरा मैम अब तक मर चुकी होती। मुझे यकीन नहीं आता कि आप अपने एटीट्यूड के चलते किसी लड़की को मारने पर उतारू हो जाएंगे। अरे वह कोई और लड़की नहीं, आपकी बीवी है। टाइगर की बात सुनकर धनंजय ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, मैं उसे डाइवोर्स देने वाला हूँ, बीवी नहीं है वह मेरी। अभी आपका डाइवोर्स हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तब वह आपकी बीवी नहीं रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल वह आपकी बीवी ही है। अपने आप वो दीवान महल नहीं आए बल्कि आप उसे बारात लेकर लेने गए थे। बेशक आप मजबूर थे लेकिन लेने आप ही गए थे। टाइगर बोला। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। धनंजय ने कभी नहीं सोचा था टाइगर उसे पलट कर जवाब देगा, लेकिन टाइगर को जब से गोली लगी थी उसने डिसाइड कर लिया था कि वह धनंजय के साथ काम नहीं करेगा, इसलिए वह धनंजय को जवाब दे रहा था। थोड़ी देर बाद धनंजय ने फिर पूछा, अंडस्को, हुआ क्या था उस रात? इस पर टाइगर नाराजगी भरी टोन में बोला, अंडस्को,
मैं 10 मिनट तक कमरे के बाहर ही खड़ा रहा। धरा मैम बाहर नहीं आए। मुझे लगा अब कुछ गड़बड़ है और मैं कमरे के अंदर चला गया। मैंने वहां देखा तो वह दोनों मैम के साथ जबरदस्ती करने पर उतारू थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पर गन पॉइंट कर दी। धरा मैम डर कर मेरे पीछे जाकर छुप गई। मैं भी उन पर गन पॉइंट कर दी, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने इन दोनों में से किसी को भी मार दिया तो आप अपना गुस्सा मुझ पर निकलेंगे और हो सकता है आप अपने बचाव में मुझे जेल भी भेज दें। इसलिए मैंने उन्हें मारा नहीं। मैं धरा मैम को लेकर बाहर की तरफ आने लगा तो उनमें से एक ने मुझे पीछे से शूट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। आंख खुली तो खुद को अस्पताल में देखा। सबसे पहले पूछा था मैम कैसी है तो आपके बॉडीगार्ड ने बताया कि उसे आप सही सलामत घर लेकर गए थे। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। टाइगर की एक भी बात गलत नहीं थी, उसने जो कुछ कहा बिल्कुल सच था। टाइगर भी धनंजय के साथ मजबूरी में काम कर रहा था। वह ये काम करना नहीं चाहता था लेकिन उसे भी पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वह धनंजय के साथ काम कर रहा था और काम करते करते वह इस काम में ढल गया। लेकिन टाइगर का जमीर मरा नहीं था और उसने जो धरा के साथ होते हुए देखा उसके चलते तो उसने डिसाइड कर लिया कि वह धनंजय के साथ काम करेगा ही नहीं। धनंजय ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को, वह शेख अभी इंडिया में ही है। मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ, ठीक हो जाओ, तुम्हें ही उन दोनों को मारना है। ये सुनकर टाइगर हैरानी से धनंजय को देखने लगा। धनंजय कमरे से बाहर जाने लगा, फिर कुछ सोचकर रुक गया और फिर बिना पलटे बोला, अंडरस्को, आज के बाद यह मत सोचना कि मैं अपने फायदे के लिए तुम्हें जेल भेज दूंगा। तुम्हें जहाँ जो गलत लगे मार देना। मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। और तुम जानते हो धनंजय दीवान अपनी बातों से नहीं पलटता। दीवान महल। सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। जहां देव के चेहरे पर मुस्कान थी वहीं वह तीनों भाई अंदर ही अंदर की देव को देखकर किलस रहे थे। तीनों ही देव को दीवान महल में बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, फिर भी कर रहे थे क्योंकि वह देव को बिना वजह घर से निकल भी तो नहीं सकते थे और देव उन्हें वजह देता नहीं। रोज की तरह सब डिनर कर रहे थे और अनिका सबको डिनर सर्व कर रही थी। तभी देव ने एक बाइट खाते हुए कहा, अंडरस्को, अनिका, तुम्हारी शादी अंगद से पहले किसी और से होने वाली थी ना। ये सुनते ही अनिका जो अंगद की प्लेट में चावल सर्व कर रही थी उसके हाथ वहीं रुक गए। अनिका की आंखें हल्की सी नम हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि घूमकर राजेश्वर जी को डिनर सर्व करने ली। देव ने फिर अंगद को देखकर कहा, अंगद, तुम्हें तो पता होगा ना, अनिका की शादी तुमसे पहले किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हो रही थी। क्या नाम था उसका? विशाल। हाँ, विशाल ही नाम था, है ना अनिका? तुम्हारी शादी इस अंगद से पहले विशाल से होने वाली थी ना। देव की बात सुनकर अंगद हैरान हो गया। अंगद को पता ही नहीं था कि अनिका की शादी पहले किसी विशाल नाम के लड़के से होने वाली थी। देव का तीर सीधा जाकर निशाने पर लगा। देव तो तीर ही वह चलता था जो सीधा निशाने पर लगता था। अंगद सोचने पर मजबूर हो गया। अंगद मन ही मन खुद से बोला, अंडरस्को, क्या अनिका विशाल से प्यार करती थी? तो अनिका और विशाल की शादी क्यों नहीं हुई? इसने मुझसे शादी क्यों कर ली? क्या अभी भी विशाल से प्यार करती है? अगर विशाल से प्यार करती है तो मेरे घर में क्या कर रही है? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मैं भी जबरदस्ती की शादी से आज़ाद हो जाऊंगा। चली जाए अपने विशाल के पास। लेकिन विशाल की और अनिका शादी क्यों नहीं हुई? अंगद फिर खुद में ही मुस्कुरा कर बोला, अंडरस्को, इसे पागल बना रहा होगा और यह बन रही होगी। शक्ल से ही पागल है, देखकर ही लगता है कि अपना दिमाग तो इस्तेमाल करती नहीं है। कोई कुछ भी कह दो मान लेती है। अंगद ये सारी बातें अपने दिल में कर रहा था लेकिन देव को सब सुनाई दे रहा था। देव ने फिर राजेश्वर जी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, मामा जी, अगर कोई किसी की बात आसानी से मान ले इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वह बहुत मासूम है। राजेश्वर जी को तो देव की बात समझ ही नहीं आई। फिर देव ने उन्हें समझाते हुए कहा, अंडरस्को, अरे मेरे कहने का मतलब है दुनिया में बहुत सारे मासूम लोग होते हैं जिनका फायदा तेज लोग उठा लेते हैं। उन पर अपना गुस्सा निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, बिना बात ही निकालते हैं।
जबकि उन मासूम लोगों की तो कोई गलती भी नहीं होती, और वह मासूम लोग बिना किसी शिकायत के सब कुछ सहते रहते हैं क्योंकि वह अपनी मजबूरी से बंधे होते। ये बात बोलकर देव ने राजेश्वर जी की तरफ आंख मार दी और राजेश्वर जी को भी समझते देर नहीं लगी कि यह सारी बातें देव अंगद को इनडायरेक्टली कह रहा है। अब राजेश्वर जी ने भी बात समझकर देव की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अंडस्को, अरे देव, वह लोग तेज नहीं होते, वह बहुत घमंडी होते हैं। उन्हें लगता है दुनिया उनके इशारों पर चलती है। वह चाहे तो किसी की भी जिंदगी बना सकते हैं और किसी की भी बिगाड़ सकते हैं। दिल तो उनके अंदर होता नहीं, इसीलिए वह मासूम लोगों का फायदा उठाते हैं, अपना सारा गुस्सा उन्हीं पर निकालते हैं और खुद को मर्द समझते हैं। देवराजेश्वर जी ने एक दूसरे को देखा और फिर अंगद को। अंगद अपना खाना खा रहा था, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने उन दोनों की बातें सुनी ही नहीं, जबकि अंदर ही अंदर अंगद को देव की बात लग गई थी। अंगद ने फिर से अनिका को देखकर कहा, अंडस्को, अनिका, तुमने बताया नहीं तुम्हारी शादी विशाल से क्यों टूटी? ये सुनते ही अनिका की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। विशाल नाम से उसका बहुत बड़ा दर्द जुड़ा हुआ था जिसे देव ने उसी की भलाई के लिए कुरेद दिया था। अनिका ने एक बार अंगद की तरफ देखा। अंगद की चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अनिका ने फिर हिम्मत करते हुए भरे गले से कहा, अंडस्को, वह पापा की डेथ के बाद उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए नहीं हुई। देव एक और सवाल पूछता तो अनिका वही रोने लगती, इसलिए देव ने कुछ नहीं पूछा। अनिका फिर से सबको खाना सर्व करने लगी और थोड़ी देर बाद सबने खाना खा लिया और अपने अपने कमरे में चले गए। अंगद भी अपने कमरे में था। रात के 11 बजे अनिका जब कमरे में आई तो उसने देखा अंगद जगा हुआ है, इसलिए वह फिर से वापस चली गई और किचन में जाकर खड़ी हो गई। अनिका अंगद के सोने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज देव की बात सुनकर अंगद बेचैन हो गया। उसे यह बात खटकने लगी कि उससे पहले कनिका की शादी किसी विशाल से हो रही थी और फिर उससे उसकी शादी टूट गई, लेकिन वह शादी टूटी क्यों? सिर्फ इसीलिए कि अनिका के पापा की डेथ हो गई या कोई और रीजन था? यही सब सोच सोचकर अंगद बेचैन हो रहा था। आज देव के बदौलत अंगद ने पहली बार अनिका के बारे में कुछ सोचा था। अनिका की जिंदगी में दिलचस्पी दिखाई थी। दूसरी तरफ अनिका किचन में खड़ी हुई कुछ सोच रही थी। फ्लैशबैक। अनिका और विशाल एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। दोनों ही लंच करने उस रेस्टोरेंट में आए थे। दोनों की शादी फिक्स हो गई थी, इसीलिए दोनों अक्सर मिलते थे। विशाल ने लंच करते हुए कहा, अंडस्को, अनिका, हनीमून के लिए कहाँ चलोगी? ये सुनते ही अनिका के चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई। उसने कुछ नहीं कहा। विशाल ने अनिका को फिर से छेड़ते हुए कहा, अंडस्को, बताओ ना अनिका, हनीमून के लिए कहाँ जाओगी? अनिका शर्म से अपना सलाइवा गटकते हुए बोली, जहाँ आप चाहो। इस पर विशाल ने भी अनिका की उंगलियों के साथ खेलते हुए कहा, अंडस्को, तो फिर हम मनाली चलेंगे। अनिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। लंच करने के बाद विशाल अनिका को लेकर पार्किंग में आ गया। विशाल ने अपनी बाइक निकाली और हेलमेट पहनकर अनिका से बोला, अंडस्को, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अनिका विशाल की बाइक पर बैठ गई। कुछ मिनट बाद विशाल ने बाइक अनिका के घर के बाहर रोक दी। अनिका बाइक से उतरी और विशाल को देखकर बोली, अंडस्को, थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए। इस पर विशाल ने कहा, अंडस्को, मैं तुम्हें यहाँ ड्रॉप करना ही नहीं चाहता था, मैं तो सीधा अपने घर लेकर जाना चाहता था, लेकिन शादी तक रुक जाते हैं। विशाल की ऐसी बात सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह अपने आप को बहुत लकी समझ रही थी कि उसकी शादी विशाल से हो रही है। विशाल ने अनिका के गाल पर हाथ लगाकर कहा, अंडस्को, अब जा रहा हूँ, बहुत जल्दी बारात लेकर आऊँगा और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर आ जाओगी। विशाल वहां से चला गया। अनिका विशाल को जाते हुए देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। फ्लैशबैक एंड। अनिका की आंखों में आंसू थे। वह सिसक रही थी और तभी उसने धीरे से खुद से कहा, अंडस्को, विशाल, तुम तो बारात लेकर आए ही नहीं। अंगद अपनी बेचैनी कम करने के लिए राजेश्वर जी के कमरे की तरफ जा रहा था तो उसने किचन में सिसकने की आवाज़ सुनी। उसे समझते थे देर नहीं लगी कि यह आवाज़ अनिका की ही होगी। कुछ सेकंड के लिए अंगद को भी अनिका के लिए बुरा लगा।
अंगद नहीं जानता था उसकी शादी विशाल से क्यों टूट गई, और यही पता लगाने के लिए वह राजेश्वर जी के कमरे में जा रहा था। अंगद जब राजेश्वर जी के कमरे में गया तो वहां देव बैठा था। देव को देखकर अंगद का मुंह बन गया। अंगद देव के सामने राजेश्वर जी से कुछ नहीं पूछना चाहता था। राजेश्वर जी ने जब अंगद को देखा तो उनकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। उन्होंने फिर हैरान होकर पूछा, अंगद, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आज तुम मेरे कमरे में? क्या बात है, आज सूरज किस साइड से निकल गया जो तुम्हें अपने बाप की याद आ गई? अंगद तो देव को देख रहा था जो कुर्सी पर पैर फैलाए बैठा था और अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करता हुआ मुस्कुरा रहा था। अंगद ने फिर दांत पीसते हुए कहा, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही आ गया था। अंगद वापस जाने लगा तो देव ने उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ, मेरे सामने पूछते हुए शर्म आ रही है? यकीन तो नहीं आता कि दीवान ब्रदर को शर्म भी आती होगी। वह क्या कहते हैं बड़े, शर्म तो बेच खाई तुम तीनों भाइयों ने। ये सुनते ही राजेश्वर जी को हंसी आ गई और वह मुस्कुराने लगे। अंगद गुस्से में पलट गया और बोला, मुझे तुम्हारे सामने पूछने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने पूछना नहीं चाहता, समझे तुम? और मेरे मामलों में टांग मत अड़ाया करो वरना ये टांगे नहीं रहेंगी। इस पर देव ने कहा, अच्छा शायद तुम भूल गए, सुबह मैंने धनंजय का क्या हाल किया था। तुम्हें भी वही करवाना है। ये डायलॉग बाजी अपनी जेब में रखो, क्योंकि देव अपने पर आ गया तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अंगद ने देव को गुस्से से घूरा और जाने लगा और तभी उसकी शर्ट दरवाजे के किसी कोने में फंसकर फट गई। देव ने अंगद को चिढ़ाते हुए कहा, पहले तो बस पैंट फटी थी, अब तो शर्ट भी फटने लगी। लगता है अनिका के साथ साथ कपड़ों को भी तुम पसंद नहीं हो। अंगद वापस से देव के पास आया और उसे पॉइंट करके बोला, मेरे और अनिका के बीच में आने की सोचना भी मत, वरना सच में मैं कुछ बुरा कर दूंगा। इस पर देव ने अकड़ कर कहा, मैं तो आऊंगा, बीच में क्या कर लेगा? क्या कर सकता है तू? अभी मुझसे लड़कर जाएगा और फिर जाकर अपना गुस्सा अनिका पर उतरेगा, और कर भी क्या सकता है तू? वह तुझे कुछ नहीं कहती, चुपचाप तेरा गुस्सा सहती रहती है, बेचारी मजबूर है ना। अगर तुझे पलटकर जवाब देगी तो तू उसके घर पैसे नहीं भेजेगा और उसके घर को फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजरना होगा। यही धमकी देता है ना तू अनिका को कि अगर मेरे सामने जुबान लड़ाए, मुझसे सवाल किया, मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे घर पैसे नहीं भेजूंगा, और वह बेचारी तुम्हारी हर धमकी में आ जाती है और किसी गुलाम की तरह तुम्हारा सारा काम करती है। अंगद ने राजेश्वर जी की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तो अपने देव को सब कुछ बता दिया। आपके पेट में कुछ पचता नहीं है जो आपने मेरे और अनिका के बारे में देव को बता दिया। इस पर देव ने कहा, मामा जी ने मुझे कुछ नहीं बताया और न ही अनिका ने कुछ बताया है। अरे मैं तो क्या, कोई और भी बाहर से आकर तुम्हें और अनिका को देख ले तो साफ साफ बता दे कि तुम्हारे अनिका के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं अनिका की घर में। अंगद फिर से गुस्से में बोला, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। इस पर देव ने कहा, तुम मेरे मुंह लग भी नहीं सकते क्योंकि मैं घटिया चीजों को मुंह नहीं लगता। देव ने फिर अपनी पॉकेट में हाथ डाले और अंगद के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कहा, अनिका को परेशान करके तुम खुद को मर्द समझते हो। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी हिम्मत है तो मुझे परेशान करके दिखाओ, अपना गुस्सा मुझ पर निकाल कर दिखाओ, अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालो। पर तुम निकाल नहीं सकते क्योंकि तुम्हें तो कमजोरों पर हुक्म चलाना आता है। इस पर अंगद ने चीढ़ कर कहा, मैं उस पर कोई हुक्म नहीं चलाना चाहता, चली जाए मुझे छोड़कर, मैं कौन सा उसे रोक रहा हूँ। धनंजय भैया का डाइवोर्स हो रहा है, मेरा भी हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अनिका इस घर में रहे या ना रहे, लेकिन जब तक वह इस घर में है उसे मेरा गुस्सा झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ, उसकी फैमिली को पैसे भेज रहा हूँ। अगर इतना ही उस पर तरस आ रहा है तो उसकी फैमिली को तुम क्यों नहीं पाल लेते? अंगद ने फिर से अकड़ कर कहा, क्या हुआ, तुम नहीं पाल सकते? सुना है पैसा तो तुम्हारे पापा मम्मी के पास भी बहुत है, तो तुम पाल लो अनिका के घर वालों को।
लेकिन अगर मैं पालूंगा तो अपने पैसे वसूल करूंगा, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अनिका पर ही निकालूंगा और अब तो और ज्यादा निकालूंगा। तुम्हें बहुत दुख है ना अनिका को इस हालत में देखकर, तो तुम्हारे इस दुख को मैं और बढ़ाऊंगा।